Hello everyone and welcome to the Yodha series of CSEET. This is Professor Priya Mehta and I'll be taking business environment revision for y'all. So what are you going to learn out of it? First of all, I'm going to revise all the important concepts. The throughout revision is going to be done within some hours itself. Also, I'm going to solve some MCQs which have been repeated by ICSI a lot of times. And there are some new MCQs also which I've taken little out of the box, so it would be challenging for both of us to solve. Alright, chalo, let's get started. We'll start with the first chapter of ours, which is entrepreneurship scenario. Now, entrepreneurship means definitely कि आपको कुछ नया सोचना है, इनोवेटिव सोचना है, क्रिएटिविटी डालनी है, ठीक है. बट entrepreneurship हम समझते हैं कि इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पैसा, they are the most इकोनॉमिकल वे दैट यू कैन अर्न मनी ओवर हियर. तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स होए. हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स इतने ज़्यादा अच्छे होए कि एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रोथ मिले. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. ओके, द सेकेंड थिंग दैट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन is the need for entrepreneurship, and the last is nothing but the bottlenecks. So these are the three things that I'm going to cover up in this chapter. Definitely it's the whole chapter in a way. Okay, starting with the first thing, which is what? Government initiatives. कौन से initiatives government ने निकाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा useful है for entrepreneurship, ठीक है. गवर्नमेंट चाहती है, मोदी गवर्नमेंट इनफैक्ट इज़ टू मच इनटू एंटरप्रेन्योरशिप एंड एवरीथिंग. ग्रोथ को समझते हैं. मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद स्टार्टअप्स जो है वो 300 के काउंट से लैक्स एंड लैक्स के काउंट्स में चले गए हैं. तो कुछ तो है जो गवर्नमेंट ने किया है जिसकी वजह से लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में बूस्ट मिल रहा है. Every now and day we hear something opening a new startup, we hear closing them also. But there are certain startups who've done wonderful in their tenure. So let's talk about the first initiative of Government of India, which is Make in India. The second is Stand Up India. The third one is Start Up India. And the last is Skill India. तो इस तरह से हमारे 4 इनिशिएटिव्स बनाए गए हैं वाया द गवर्नमेंट. सारे के सारे इनिशिएटिव्स एक ही गवर्नमेंट ने बनाए हैं, मोदी गवर्नमेंट, ठीक है. सो विच गवर्नमेंट हैज़ हैड दिस विजन ऑफ क्रिएटिंग सर्टन काइंड्स ऑफ इनिशिएटिव्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप? इट्स डेफिनेटली नन अदर देन द मोदी गवर्नमेंट, ठीक है. ये एमसीक्यू के रूप में भी पूछ सकते हैं दैट विच गवर्नमेंट इनिशिएटेड ऑल दीज काइंड ऑफ स्कीम्स. इट वाज नथिंग बट मोदी गवर्नमेंट. Starting with the first one, which is what? Make in India. कौन सा वाला है सबसे पहला? Make in India. जब भी हम कोई इनिशिएटिव समझेंगे हम सबसे पहले उसकी डेट्स और उसकी मिनिस्ट्री को समझेंगे. तो यहाँ पे मेक इन इंडिया कब आया, ठीक है. What was the launch date of Make in India? It is 25th September 2014. Which government? As I've mentioned earlier also, it's nothing but the Modi government. Okay, government भले मोदी जी की हुए, but you need to have a ministry who's going to look after Make in India. So which ministry over here is going to look after Make in India? We have the Ministry of Commerce and Industry. कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर मेक इन इंडिया. आपको ज़्यादा बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी मिनिस्ट्री क्या करेगी. अगर कोई डेवलपमेंट की बात है, कोई भी इनिशिएटिव्स जैसे कि स्टार्टअप्स हो गए, कंपनियां हो गई, तो एक ही जन है जो एक ही मिनिस्ट्री है विच इज़ गोइंग टू हैंडल इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है. अगर कहीं पे भी फाइनेंस की बात आती है कि भाई पैसे देंगे, स्कीम हमको मदद करने वाली है, तो इट्स गोइंग टू बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सो इस तरह से आपको मिनिस्ट्री बाय हार्ट नहीं करनी है, जस्ट समझना है कि यहाँ पे इनका एम क्या है, ठीक है. आफ्टर दिस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट एक डिपार्टमेंट है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है. ये फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. ओके, नाउ मूविंग अहेड, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया. हमने कई बार वो सिंबल भी देखा है, द लायन, वेयर इट इज़ रिटन मेड इन इंडिया. Why do we want things to be made in India?
क्या कुछ बेनिफिट होगा उससे? डेफिनेटली हम इंडिया में अगर इनवाइट करेंगे लोगों को तो हमारे ही देश का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ डू यू ऑल्सो थिंक दैट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी यार, ठीक है। लोग नई नई चीज़ें लेकर आएंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ एनहांसमेंट इन द इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी साइड ऑल्सो, ठीक है। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट विल वी बी एबल टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग हब? यस। अच्छा, जॉब क्रिएट होंगी, ठीक है। हम भी चाहते कि जॉब क्रिएटर्स बने बट नॉट जॉब सीकर, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप आपको प्रमोट करना चाहती है कि लोग और से और इंडस्ट्रियाँ एस्टैब्लिश करें ताकि हम जॉब क्रिएट कर पाए, ना कि सिर्फ जॉब सीकर्स बनते रहे, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट द मेजर टारगेट इज FDI। हमारी इकोनॉमी में बाहर से पैसा आएगा, बाहर से दिमाग आएगा, बाहर की स्किल्स आएगी। विल इट बी हेल्पफुल फॉर आवर इकोनॉमी एज वेल? येस, वी वांट FDI टू स्टेप इन इंडिया, ठीक है। हम चाहते हैं कि FDI आए इंडिया में, ओके। FDI के साथ साथ हम क्या प्रमोट करना चाहते हैं? फॉरेन एंड इंडियन इन्वेस्टर्स को, कि आप कहाँ इन्वेस्ट करो, इंडिया में ही इन्वेस्ट करो, ठीक है। सो दिस इज़ आवर एम ऑफ मेक इन इंडिया। इस एम को कहीं ना कहीं फुलफिल करने के लिए 25 सेक्टर्स में मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ है। कितने सेक्टर्स में मेक इन इंडिया का टारगेट है? 25 सेक्टर्स में मेक इन इंडिया हैज़ बीन टारगेटेड, okay. So this is how we have the aim of make in India right in front of you, okay. So हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंपनियां आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अलॉन्ग विद दैट क्या FDI भी आएगा कि नहीं आएगा? येस, वी वांट टू लॉन्च FDI ऑल्सो। बाहर से पैसा आएगा तो इकोनॉमी को और बूस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर हम बोलते कि टेस्ला इंडिया वालों ने बनाया है, अगर हम बोलते कि अमेज़ॉन जो है वो इंडिया वालों ने बनाया है, आई मीन जस्ट बाय सेइंग दीज नेम्स ऑल्सो यू रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स कुड बी बेनिफिशियल ओवर हियर, हाँ या ना? तो वही तो बात है ना कि अगर 2-3 जन भी अगर उन्होंने इंडिया में कोई स्टार्टअप लॉन्च किया होता तो वी वुड हैव हैड अ much developed economy rather than the word developing, all right. So this is about make in India। 25 सेक्टर में आया है, ठीक है। 25 सितंबर 2014 में आया है, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, ओके। मोदी गवर्नमेंट डेफिनेटली DPIIT एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, ऑल राइट। विच इंडिया आर वी टॉकिंग? स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंड अप इंडिया? कि हम जो है, मोदी जी समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूरी है, बट नॉट जस्ट मेल एंटरप्रेन्योरशिप। अगर 100 men are doing some businesses, what is just 20 women also join? Minimum 20 women also join, ठीक है, तो 120 ही हो जाएगा। क्या वो बेटर रहेगा फॉर इंडिया और नॉट? या लाइक 100 people आर डूइंग सम स्टार्टअप, उसमें 20-30 ऐड हो जाएंगे तो अच्छा ही होना है, ठीक है। तो उसी के लिए स्टैंड अप इंडिया आया, बिकॉज देर आर some sections of the society which they feel are quite deprived, okay. People don't trust them easily over here when it comes to business. So उन्हीं के ग्रोथ के लिए, उन्हीं के एनहांसमेंट के लिए मोदी जी ने कौन सा इंडिया लाया? स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया is for 3 of them, women, SC and ST। किन किन के लिए आया है? विमेन, SC एंड ST। विमेन, SC, ST जो है कहीं ना कहीं थोड़े से डिप्राइव्ड सेक्शंस में से आते हैं, ठीक है। इनको दे आर नॉट गिवन द बेस्ट काइंड ऑफ सर्विसेज, दे आर नॉट ट्रस्टेड वेल, ओके। बट व्हाट डू दीज पीपल वांट ओवर हियर? अगर इनके बीच में एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट भी करना हुआ तो इनको चाहिए क्या? इनको क्या मेंटल सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए? ऐसी तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। हमको कोई मेंटल या इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। द ओनली सपोर्ट दैट वी रिक्वायर इज़ व्हाट? फाइनेंस। तो स्टैंड अप इंडिया वही सपोर्ट को फुलफिल करने के लिए आया है। कौन सा क्या सपोर्ट देना चाहता है वो? फाइनेंस का सपोर्ट वो हमको देंगे, ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट द लॉन्च डेट फर्स्ट। डेफिनेटली मोदी जी ने 2015 में जब इंडिपेंडेंस डे था तब ऐसे अनाउंस किया था अबाउट स्टैंड अप इंडिया, बट द लॉन्च डेट इज 5th
अप्रैल 2016। कौन सी की लॉन्च डेट है बच्चा लोग? 5 अप्रैल 2016 इज द लॉन्च डेट। ओके, देन किसने लॉन्च किया? डेफिनेटली वी हैव मोदी गवर्नमेंट ओवर हियर। विच मिनिस्ट्री? थिंक डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी व्हाट? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन सी मिनिस्ट्री है बच्चा लोग? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। हमको लोन की ज़रूरत है, हमको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द स्कीम स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, अच्छा तो गोइंग अहेड, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके यहाँ पे? ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी तब जाके आपको लोन मिलेगा? सबसे पहला, यू हैव टू हैव एटलीस्ट अबाउ 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 18 ईयर्स से ज़्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए। कोई डिफ़ॉल्ट आपने नहीं करा होना चाहिए इन द बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नो डिफ़ॉल्ट शुड हैव हैपेंड। ऑलराइट, थर्ड थिंग, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए ही लोन मिलेगा। कौन से प्रोजेक्ट के लिए लोन मिलेगा? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड का मतलब है फर्स्ट टाइम वेंचर। ओके, क्या मतलब है? फर्स्ट टाइम वेंचर के लिए ही आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। फोर्थ एंड द लास्ट, डेफिनेटली आपको यहाँ पे when you are 18 years above, when you have not done any default, you have to go for greenfield project. Okay, this is all individual basis. But what if it's a non-individual enterprise? जैसे कि कोई कंपनी हो गई या कोई पार्टनरशिप फर्म हो गया, तो इन सब केसेस को कैसे स्टैंड अप इंडिया में लोन मिलेगा? दे विल गेट लोन ओनली एंड ओनली इफ द वुमेन और SC/ST हैव मोर देन 51% ऑफ शेयर होल्डिंग। कितना शेयर होल्डिंग है? मोर देन 51%। यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें एक वुमेन है, ओके, एंड बाकी जो दो है दे आर मेन। ठीक है, तो इस पार्टनरशिप फर्म को यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया में स्कीम मिलेगा ओनली इफ दिस वुमेन हैज़ मोर देन 51% ऑफ शेयर होल्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं लोन के बारे में। लोन मिलेगा तो मिलेगा कितना? 10 लाख to 1 करोड़ का लोन आपको मिलेगा। ठीक है, किस चीज़ के लिए मिलेगा? यू कैन गेट इट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। आप कोई भी सेक्टर के लिए लोन मांगने आ सकते हो एज ए वुमेन SC/ST। हर बैंक को एक वुमेन को मदद करनी है और एक SC या ST को मदद करनी है। ठीक है, मतलब वुमेन एंड SC/ST हैव टू बी हेल्प्ड पर बैंक। ओके, देन what do you think you're getting over here? You're getting loan definitely, but it's a composite loan. Composite का मतलब है your working capital plus the long term loan is given together. यानी रोज़ के खर्चे के लिए और बड़े बड़े असेट्स खरीदने के लिए आपको यहाँ पे लोन दिया जाता है। बट कितना लोन हम देंगे? आपके टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का। ओके, ऑफ योर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट वी आर गोइंग टू गिव यू 85%। कितना प्रतिशत हम देंगे? 85% आपको स्कीम से मदद हो जाएगी। ठीक है, अच्छा 85% यहाँ से मदद होगी, बट अगर आपको अदर स्कीम्स से, जैसे प्रधानमंत्री के काफ़ी दूसरे स्कीम्स है, वहाँ से अगर मोर देन 15% की हेल्प हो रही है तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं ले पाओगे अंडर स्टैंड अप इंडिया। Okay, so if you're getting more than 15% help from the other schemes of Pradhan Mantri, then you will not be able to get any loan under Stand Up India. ठीक है, just look into it once again. 10 lakhs to 1 करोड़ का लोन मिलेगा। ठीक है, हर बैंक को एक वुमेन एक SC/ST को हेल्प करनी है। ओके, कॉम्पोजिट लोन मिलेगा, यानी लॉन्ग टर्म लोन प्लस वर्किंग कैपिटल दोनों मिक्स किए जाएंगे और आपको उसका 85% मिलेगा। बट अगर आपको दूसरे स्कीम से 15% की ऑलरेडी मदद हो रही है, 15 से ज़्यादा की मदद हो रही है, तो आपको ये स्कीम से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मूविंग अहेड, इंटरेस्ट तो लगेगा भाई। क्या इंटरेस्ट रेट लगेंगे? आपको लगेगा MCLR प्लस 3% प्लस द टेनोर प्रीमियम। ओके, टेनोर प्रीमियम का मतलब है जितने टर्म के लिए आपने ये लोन लिया है उतने टर्म का आपको छोटा सा नॉमिनल इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा।
MCLR का मतलब है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, यानी कि ये तो मिनिमम जो एक बैंक लगाता है प्लस 3% प्लस द टेन्योर प्रीमियम, ये मैक्सिमम रेंट, मैक्सिमम इंटरेस्ट है जो आप अर्न कर सकते हो। टर्म आपको मैक्सिमम 7 इयर्स के लिए लोन मिलेगा और 18 मंथ्स का मोराटोरियम होगा। व्हाट इज़ मोराटोरियम? मोराटोरियम का मतलब है रिलैक्सेशन फ्रॉम EMI, यानी आपको 18 महीने तक कोई भी EMI भरने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन अवॉइड EMI फॉर 18 मंथ्स, डेफिनेटली इट्स पोस्टपोनिंग। ये मत समझेगा कि अरे 18 महीने का इंटरेस्ट प्रिंसिपल सब माफ़ हो गया, नो, इट्स जस्ट अ पोस्टपोनमेंट। ओके, मूविंग अहेड। Alright, if you just have a textbook in your hand, you can definitely see something that I'm pointing down. Okay, as you know 85% मिलेगा, ठीक है। नेचर ऑफ लोन 10 lakhs to 1 crore मिलेगा। SC ST अबाउ 18 years होने चाहिए। इंटरेस्ट रेट अपन ने बात कर लिया। सिक्योरिटी जो है आप क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया यानी कि CGFSIL डिसाइड करके दे सकते हो। रीपेमेंट 7 years विद मोराटोरियम ऑफ 10। नाउ व्हेन इट कम्स टू वर्किंग कैपिटल, अगर आपको वर्किंग कैपिटल 10 लाख तक का ड्रॉ करना है तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाएगी, बट अबाउ 10 लाख करना है तो आपको कैश क्रेडिट यूज़ करने को मिल जाएगा, यानी अप टू 10 lakhs you are going to get the OD and above 10 lakhs you are going to get the CC limit. Okay, मार्जिन मनी अगर गवर्नमेंट को लगा तो आपको 15% मार्जिन मनी वो दे सकता है, ठीक है। यानी दूसरे सेंट्रल स्कीम से आपको 15% की मदद वो कर सकता है और 85% आप यहाँ से मदद ले सकते हो। तो इन एंड ऑल यू कैन गेट 100%, बट टू गेट दिस 15% यू नीड टू फुलफिल द क्राइटेरियाज ऑफ द अदर स्कीम्स एज वेल, ठीक है। दिस इज अबाउट विच इंडिया? स्टैंड अप इंडिया। Moving ahead, I hope Stand Up India full clear and revised. Okay, moving ahead, let's go to which India? Startup India. Which India are we seeing right now? Startup India. Okay, let's start with that. ठीक है, Startup India जो है definitely a very 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 strong initiative by Modi government once again, as you can see. अच्छा, स्टार्टअप इंडिया है, ये कोई फाइनेंस की मदद नहीं करता है, तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी? अगर कंपनियां डेवलप हो रही है तो इट इज़ नथिंग बट अ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन 16th of January 2016. Benefits of Startup India. Let's talk about the benefits of Startup India. Number 1, you will get a financial benefit. Number 2, you will get income tax benefit. Number 3, you will get registration benefit. Number 4, you will get priority over here. Number 5, you're going to get huge networking opportunity. So this is how the entire thing has been divided. Okay, financial benefit आपको क्या मिलेंगे? You need to understand one thing, that it's a startup. हो सकता है कि इन्होंने कोई नया प्रोडक्ट बनाया हो, नया इनोवेशन किया हो, तो क्या उन्होंने पेटेंट करवाया रहेगा? कुछ हो सकता है कि उनको पेटेंट करवाने की ज़रूरत पड़ी हो, तो दिस पेटेंट, उसके लिए कॉस्ट लगता है भाई, ठीक है। आपने कुछ नया प्रोडक्ट प्रोसेस बनाया तो उसके लिए कॉस्ट लगेगा। इस कॉस्ट का 80% आपको रिबेट मिलेगा। कितना प्रतिशत आपको रिबेट मिलेगा? 80% आपको रिबेट मिलेगा। यानी कि अगर मेरा पेटेंट कॉस्ट 20 लाख है तो मुझे 80% जो है वो वेव ऑफ हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। आई जस्ट हैव टू पे द बैलेंस 20%। ओके, इनकम टैक्स की बेनिफिट्स जो, अच्छा, नॉट जस्ट दैट, यू विल गेट फास्टर रजिस्ट्रेशन इन द पेटेंट। ओके, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? फास्टर। दिस गोज फॉर दिस ऑल्सो, एज अ स्टार्टअप you can be registered as a partnership firm, LLP, or a private limited company. Only these 3 classified people are allowed to take the Startup India scheme. Okay, now these 3 people who are allowed to take the Startup India scheme, they need to get themselves registered ना। अगर आप कंपनी हो तो कंपनीज एक्ट में हो गया, LLP हो तो LLP एक्ट में हो गया, पार्टनरशिप हो तो पार्टनरशिप एक्ट में, हर जगह रजिस्टर तो करना ही पड़ेगा। तो आपको ना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है यहाँ पे भी फास्टर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, इनकम टैक्स।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट, जो भी इंसान को स्टार्टअप इंडिया स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है उसको 3 years पोस्ट इनकॉर्पोरेशन उनको सब कुछ माफ़ है, यानी टोटल टैक्स exemption for 3 years post incorporation. I think this is a huge benefit for anybody who gets into the startup. Not just that, anybody who is investing in a startup, ठीक है, मान लो मैंने एक स्टार्टअप बनाया और एक इंसान है जो मेरे कंपनी में 10 लाख इन्वेस्ट कर चुका था जब मैंने स्टार्टअप लॉन्च किया. अब बिकॉज ही हैड हेल्प मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन देयर वाज नो सपोर्ट विच वाज गिवन टू मी, दिस 10 लाख का मैंने उसको रिटर्न करके 20 लाख रिटर्न्स बना दिया. Can I say he is gained 10 lakhs? He had invested 10, he gained 20, so differential definitely 10 lakhs. गवर्नमेंट इसके ऊपर कैपिटल गेन्स का टैक्स लगाती है. कैपिटल गेन्स जो आपको हुए हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है. बट बिकॉज आपने ये इन्वेस्टमेंट एक स्टार्टअप स्कीम वाले कंपनी में किया था, आपको ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर नो कैपिटल गेन्स, यानी कैपिटल गेन्स आर गोइंग टू बी एग्जेम्प्टेड. ठीक है. प्रायोरिटी डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है आपको टेंडर देने में प्रायोरिटी रखेगा, यानी कि यू विल बी देयर फर्स्ट चॉइस फॉर एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे वांट टू गिव टू द पब्लिक. ठीक है. तो आप सबसे पहले उनके चॉइस में रहोगे अगर उनको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक को देना है तो. ठीक है. ह्यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, अब ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है. हर कोई स्टार्टअप जो है वो डेवलप होना चाहता है, लोगों से मिलना चाहता है, बट how do you meet people? Like, how do you meet the people who belong to you, who belong to your community? You will be given huge networking opportunities. 2 startup fests will be conducted annually by the government of India for you. Definitely you'll have to pay some money to get a stall over there or to be a part of that exhibition. But yeah, you will get huge networking opportunities, which is 2 fest annually you're going to get over here. ठीक है. अब स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने वाले 2 जन होते हैं. एक होता है एंजल इन्वेस्टर और एक होता है वेंचर कैपिटलिस्ट. ठीक है. और एक होता है इंडिविजुअल खुद. मान लो मेरा ही बिजनेस है और मैंने मेरा ही सेविंग्स इसमें लगाया है. इसको बोला जाता है बूट स्ट्रैपिंग. क्या बोला जाता है? बूट स्ट्रैपिंग. एंजल जो रहता है ये आउटसाइडर है, ये मेरे बिजनेस में पैसा डालने वाला है एट द इनिशियल स्टेज जब मुझे पैसे की ज़रूरत है. वेंचर वाले जो रहते हैं ये बहुत सारे लोग रहते हैं, ये मेरे कंपनी में पैसा डालेंगे बट लोगों का पैसा पूल करके. ऐसे टाइप ऑफ लोग कौन होते हैं? वेंचर कैपिटल. आपको वेंचर की ज़रूरत कब पड़ती है? लेटर स्टेज पे, जब आपको मैसिव एक्सपांशन करना है तो मैसिव इनकम चाहिए, और उस मैसिव इनकम के लिए कौन आपको मदद करता है? वेंचर कैपिटलिस्ट आपको मदद करने को रेडी है. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स वी हैव. डू यू थिंक दैट वेंचर कैपिटलिस्ट ऐड टू द स्टार्टअप? Yes, we have created in India something known as Startup Hub. It's a great platform which provides networking to a lot of people. It gives inquiry about a lot of startups. It gives you a lot of insights about everything which is in and around the startups. So after the benefits, we have a Startup India Hub, which is a platform to interact, to exchange knowledge from the successful partnerships in a highly dynamic environment. Okay. Investors adding value to the startups. Do you think investors like angels, like ventures, do they add a lot of value to the startups? I mean, they are huge and humongous. आपने अगर शार्क टैंक देखा रहेगा तो बहुत बार ये लोग बोलते हैं कि मैं आपकी मार्केटिंग करवा के दूंगा, मैं ऐसे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लूँगा जिससे आपका स्टार्टअप यहाँ से वहाँ चला जाएगा. तो ये करते भी है. दे हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़ क्योंकि उन्होंने खुद अपना स्टार्टअप बिल्ड किया है, तो दे आर वेरी एडिक्वेट इनफ टू बिल्ड योर स्टार्टअप एज वेल. स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स मैनेज द कंपनी टू फैसिलिटेट स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द स्टार्टअप. अगर आपको कोई भी दिक्कतें आ रही है तो कौन है जो आपको मदद कर सकता है कि भाई ये दिक्कतें थोड़ी बहुत कम हो जाए? तो स्टार्टअप के जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो मदद करते हैं. Do they help in raising funds for you? Yes, they have huge networks. Okay, so they can be the most adequate people जिसके थ्रू आपको लोगों से कनेक्शन मिल जाएगा.
they recruit talent. When you want to achieve a big business goal over here, you need big talented people. Okay, so who better than an investor who is experienced over here? ठीक है, he will drive the business goals and recruit the right people at the right time. Okay, when they feel that a company secretary is essential, they will not even think 10 times. They'll be like, put it up on the board. Okay, board of directors से discuss कर लो and just get it done. Marketing, I think they're the geniuses in marketing. They can flourish your business from here to here. Of course, product has to be good. Not that product कुछ भी रहेगा तो चलेगा, but yeah, they're good in marketing. Mergers and acquisitions are also quite beautifully done by these people over here. ठीक है, they believe in expanding the business from here to here. Like they are the people who literally want to drive off the mergers and acquisitions. रीस्ट्रक्चरिंग, वो लोग अपनी ही कंपनी का कैपिटल एफिशिएंसी, स्केल एक्सेट्रा बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं. ठीक है, क्या इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में? येस, दे डू इन्वेस्ट. दे पुट द बेस्ट बेट्स ऑन द स्टार्टअप. फॉरेन कंपनी भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है एंड दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स इन स्टार्टअप इंडिया हब. बट बी केयरफुल, उनका कोई तो ऑफिस इंडिया में होना चाहिए, तो वो लोग यहाँ पे इंडिया के स्टार्टअप हब के प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं. As I told you, registration of startup can be done only from the following types of companies that you see, which is partnership firm, LLP and private limited company. Okay, moving ahead with Skill India. Now Skill India is quite little different from the others. एक बात ध्यान रखेगा Skill India में. Okay, in Skill India, it is launched by MSDE, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, but it is managed by NSDC, National Skill Development Corporation, and National Skill Development Corporation is launched by or was launched by Ministry of Finance. You will soon understand why Ministry of Finance. Okay, more about NSDC I would talk about. NSDC is under a PPP model, public private partnership model. Okay, so NSDC is owned by 49%, which is MSDE is holding it, and 51% is by private. तो इस तरह से वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का फॉर्मेशन है. NSDC is a Section 8 company as well. It's a not-for-profit organization. It was launched on July 31st, 2008. Okay, NSDC was launched on July 31st, 2008. As you can see over here, it's July 31st, 2008 जब NSDC आया. 4951 as I explained you already. It was a PPP model and Ministry of Finance ने उसको बनाया हुआ है. स्किल इंडिया तो 2015 में आया. स्किल इंडिया को बूस्ट ही किससे मिला? NSDC से तो बूस्ट मिला. ठीक है, तो NSDC ने ऑलरेडी 3 पॉलिसी लॉन्च कर दी थी. वन वॉज PMKK, वन वॉज इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग एंड द अदर वन वॉज TITP. Let's quickly discuss about these 3 topics. Okay, PMKK, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, International Skill Training and Technical Intern Training Program. If you were not aware about the full forms and you're getting to know now, you need to pause the video and write down the full form as soon as you can. Okay, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र. इनको लगा कि यार इंडिया को स्किलफुल बनाना है, यूथ को स्किल देनी है. ये नहीं कि सारा कुछ थियोरी में पढ़ाओ, इनको प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत है. अब हर चीज़ थियोरी में नहीं पढ़ पाओगे. जैसे एक डॉक्टर जो है बाईपास की सर्जरी सिर्फ थियोरी पढ़ के नहीं कर पाएगा. एक डॉक्टर जो है न्यूरो की सर्जरी सिर्फ थियोरी पढ़ के नहीं कर पाएगा. दे नीड टू हैव दैट प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल. ठीक है, अच्छा वैसे ही हम अगर बात करें कि अगर कोडिंग है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो रहते हैं वो कोडिंग कैसे पेपर में करेंगे? दे नीड टू प्रैक्टिकली डू इट. दे नीड टू सी व्हाट आर द चैलेंजेस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज दैट दे आर फेसिंग ओवर हियर. ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बोलता है मुझे मॉडल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने हैं. मॉडल मतलब यहाँ पे लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग मिलेगी. कौन सी ट्रेनिंग मिलेगी? वोकेशनल ट्रेनिंग.
वोकेशनल का मतलब है, अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में बोलूँ, एक तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए और ऐसे सेटअप्स बनाओ, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ जहाँ पे लोग लिटरली ये प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर पाए। ये नहीं कि आप उनको बोलो प्लीज ट्राई दिस एट होम, हाउ आर दीज पीपल गोइंग टू ट्राई? तो यू नीड टू मेक सम सेंटर्स। अब जैसे कि प्रमोट किया जा रहा है कि आप सेंटर्स बनाओ, तो जो भी सेंटर बनाएगा उसको ट्रेनिंग का कॉस्ट लगेगा, असेट्स इकट्ठे करने का कॉस्ट लगेगा भाई, ठीक है, और क्या कॉस्ट लगेगा? डेफिनेटली रिपेयर्स एंड मेंटेनेंसेस लगते रहेंगे। तो गवर्नमेंट टू चाहता है कि हम ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन करें, हम मॉडल ट्रेनिंग सेंटर्स लोगों को दे, तो उसके लिए ये सब खर्चा लगेगा, कौन बेयर करेगा? इफ़ यू वांट स्किल टू बी डेवलप्ड, इफ़ यू वांट पीपल टू बी इन्वॉल्व मोर एंड मोर इन द स्किल, यू नीड टू प्रोवाइड अस विद सम फैसिलिटी। तो गवर्नमेंट बोलता है तेरा जो भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट रहेगा, सेंटर बनाने का कॉस्ट रहेगा, उसका 75% तुझे NSDC से मिलेगा। दैट्स वाई NSDC इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, तो 75% का कॉस्ट हम बेयर करेंगे। ऐसा कौन से उसमें आया? PMKK, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। कमिंग टू इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग, हम जो है यहाँ पे PDOT प्रोग्राम्स करवाते हैं, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। जब एक इंसान को इंटरनेशनल जाना पड़ता है तो उसको बहुत सारी स्किल्स सीखनी पड़ती है, लैंग्वेज हो गया, कल्चर हो गया, डूज एंड डोंट्स हो गए। तो हम बोल रहे हैं हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो जाने से पहले प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जाएंगे। उसमें 2 वर्जन है, एक लॉन्गर वर्जन है और एक शॉर्टर वर्जन है, ठीक है। लॉन्गर वर्जन जो है वो 160 आवर्स में कंप्लीट होता है एंड शॉर्टर वर्जन जो है वो 1 डे में कंप्लीट हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको लंबे समय के लिए जाना है, बड़ी डिफरेंट कंट्री में जाना है जिसमें इंडिया का कल्चर और उनका कल्चर बड़ा डिफरेंट है, तो आप 160 आवर्स का ट्रेनिंग ले लो, अदरवाइज 1 डे ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो सफिशेंट। PDOT जो है वो इनिशिएटिव इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्लस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये बहुत ज़्यादा याद रखना, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप दोनों जो है वो PDOT के प्रोग्राम्स को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे सिखाते कौन है? देयर आर 52 ट्रेनर्स जिन्होंने टॉट की एग्ज़ाम दी होती है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, दे आर द पीपल हु टीच ओवर हियर, ठीक है। TITP टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंटर्न को कहाँ भेजा जाता है? जापान भेजा जाता है 3 to 5 years, इनको स्किल दी जाती है जापान में, फिर वापस इंडिया में लेके ये स्किल को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। नाउ आफ्टर आई हैव स्पोकन अबाउट जापान, व्हाई जापान? बिकॉज दे हैव द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग्स दैट वी नो, दे हैव द बेस्ट कंपनी सेटअप्स दैट वी नो। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास इंडिया और जापान का मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइंड है इन October 2017. So that is also something to be noted for. Okay, this is like the entire chart that I have drawn on the board is for Skill India. Okay, so be careful over here. One more important thing, NSDC खुद 2008 में लॉन्च हुआ है, ये स्किल इंडिया तो 2015 में आया था। NSDC की पॉलिसी जो है 2009 में आई है। ओके, सारी पॉलिसियाँ उन्होंने 2009 में निकाली है, यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ लॉन्च का बात किया है 31 जुलाई 2008। ऑल राइट, नाउ दैट वी आर क्लियर विथ ऑल द टाइप्स ओवर हियर, लेट्स जस्ट सी the need for entrepreneur. Before the need, let's just see the physical infrastructure points. Okay, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर किया है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। जब तक आपके कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, आप ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाओगे एक्सेट्रा, बड़े डिपेंडेंट हो जाओगे ऑन सर्टेन थिंग्स। सो इट्स वेरी बैड इफ द कंट्री डजंट हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। आई मीन सक्सेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप इज व्हेन द कंट्री ऑफर्स गुड इंफ्रा। सो गति शक्ति प्रोग्राम्स बनाए हैं, ठीक है। नेशनल हाईवेज एक्सपांशन 25,000 किलोमीटर का हुआ है। मल्टी मोडाल लॉजिस्टिक पार्क्स यानी कि वाटरवे, एयरवे, रेलवे, रोडवे, ये सब कुछ एनहांस किया हुआ है। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम मुंबई स्पेशली, दे वुड हैव सीन दिस थिंग इन मैनी ऑफ द रेलवे स्टेशंस। 2000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क कवच प्रोग्राम बनाया है। आई थिंक दिस इज़ फॉर श्योर देयर। वंदे भारत ट्रेन्स आ चुकी है।
कार्गो टर्मिनल्स को एक्सपांड किया जा रहा है, यहाँ पे वाटरवेज का ट्रांसपोर्ट और बढ़ाया जाएगा। डिवाइन प्रोग्राम लॉन्च हुआ है which is development of infrastructure in the northeast, divine, so it's the development of infrastructure in northeast area, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज, जो बॉर्डर एरियाज पे विलेजेस होते हैं उनके भी बेटरमेंट के लिए क्या लॉन्च हुआ है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड, ओके। मोबिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, they are providing resources from the good areas like let's say the metro cities, ठीक है। वहाँ से इनको क्या दिया जा रहा है, रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं सो दैट दे कैन ऑल्सो अपलिफ्ट देमसेल्व्स बेटर, एंड सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड्स आर ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड। सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड्स अगर कोई भी कंपनी इकोलॉजिकली या सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम्स लाती है तो उनके लिए सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड्स भी दिए हुए हैं, ओके। इज देयर अ नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप? अब ये तो कोई पूछने की बात ही नहीं हुई, इतना सब होने के बाद इतना तो समझ में आता ही है कि नीड तो है, ज़रूरत तो है, क्योंकि कैपिटल फॉर्म होगा ना यार। अगर जेके शाह आगे बढ़ेगा तो वी प्रोफेसर्स विल ऑल्सो गेन फ्रॉम इट, एंड इफ वी गेन we are going to invest some money in some other sectors also, they will gain, they will invest somewhere else, they will gain, so it's like a chain reaction which is happening over here, okay। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा भाई, अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत तादाद है तो हम चाहते हैं कंपनियां और बढ़े तो लोगों को और काम मिले, ठीक है। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट भी चाहते हैं, ये नहीं कि सिर्फ मुंबई आगे बढ़ रहा है या बैंगलोर आगे बढ़ रहा है एक्सेट्रा। वी वांट अदर स्टेट्स आल्सो, अदर सिटीज़ आल्सो टू प्रॉस्पर द सेम वे सम सिटीज़ आर, ओके। हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, जो इकोनॉमिक पावर सिर्फ यूएस या बड़े बड़े देश जैसे कि चाइना वगैरह के पास है, हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक पावर यहाँ पे भी आए। मोदी जी इज़ कॉन्स्टेंटली ट्राइंग कि वो ट्रिलियंस डॉलर की इकोनॉमी इंडिया को बनाए, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ये चीज़ है कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ग्रोइंग, ये उनका ड्रीम है, हम फर्स्ट भी बन सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ चाहिए, यानी कि रिच रिचर, पुअर पुअरर, ऐसा नहीं। वी वांट एवरीबडी टू हैव एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटीज़। देन रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज होगा। यू आर देयर, यू आर मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल, आप ये रॉ मटेरियल किसी और को दे रहे हो, बट व्हाट इफ यू ओनली स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश गुड्स नाउ, तो अच्छा रहेगा ना यार, आपका कॉस्टिंग बचेगा, आप ज़्यादा पैसा कमा पाओगे, ठीक है, और कंज्यूमर का पैसा बचेगा क्योंकि आपको कॉस्ट कम लग रही है तो आप कम दाम पे चीज़ें बेचोगे। वही अगर अच्छा, दिस इज़ नोन एज द पिंक कलर दैट आई हैव डन इज़ नोन एज फॉरवर्ड लिंकेज। यू वर हियर and you started with this is forward linkage. See at the colors now, okay, I am there, I am doing finished goods manufacturing already, but मैं raw material किसी और से ले रही हूँ। But अगर मैंने खुद ही अब raw material बनाना start कर दिया, I have linked myself how backward. Okay, so if you were doing this, then you are doing this, it's backward. If you were doing this and you were doing this, it's forward linkage. Anything you do, it's for the betterment and it will promote the company's export also. So काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है entrepreneurship की, which we just saw. Bottlenecks in entrepreneurial growth, okay. Inefficient time management, लोगों को समय मैनेज करने को नहीं आ रहा है, कितना टाइम किसी चीज़ को देना है, कितना टाइम किसी चीज़ को नहीं देना है, बहुत ज़्यादा देना है। It's very crucial for your planning. लैक ऑफ मनी, लोगों के पास फंड्स ही नहीं होते हैं। अब आइडियाज़ होती है, एक तो दिमाग की भी कमी होती है कई बार, और आइडिया चलो आ भी गया तो ये कमी तो हमेशा होती है कि भाई पैसा नहीं है, ये नहीं है। बट यू हैव अ लॉट ऑफ मीन्स दीज डेज, आई बिलीव दैट यू कैन अर्न एंड गेट मनी फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। टू मच नॉइज इज़ हैपनिंग, लाइक लोग जो है मीडिया लाइमलाइट उसी के पीछे जा रहे हैं। अपने प्रोडक्ट को बेहतर करो यार, मीडिया सामने से आएगी, ठीक है। स्मॉल नेटवर्क हो रहा है, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स है उनको तो बड़ी कठिनाई हो रही है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज नेटवर्क काफ़ी स्मॉल है। तो इट्स बेटर दैट यू हैव बेटर नेटवर्क्स, ग्रेट नेटवर्क्स। जैसे क्लासिक एंटरप्रेन्योर्स को कभी तकलीफ नहीं होती है, लाइक अंबानीज, अडानीज, बिकॉज दे हैव क्रिएटेड अ ह्यूज नेटवर्क अराउंड देम, ओके। Strong networks aren't built through viral campaigns or flashy marketing. They develop over the years through resilience, resilience, यानी कि आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं एक रिलेशनशिप या एक नेटवर्क बनाने के लिए। जैसे चाइना, जापान जो है अपने नेटवर्क्स बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटेन करता है, सप्लाई चेन इतनी तगड़ी मेंटेन करना है कि
it's very difficult for it to break off also. Growing too much too soon. Like they are trying and planning to grow so much in some little time that it's going to hamper them only at the end. तो ये तो गलत है. आप सिर्फ और सिर्फ कस्टमर एक्विजिशन पे जा रहे हो, जबकि कस्टमर रिटेंशन नाम की भी कुछ चीज़ होती है. तो नॉट जस्ट गो फॉर एक्विजिशन, यू रिटेन ऑल्सो द कस्टमर. सिर्फ आगे बढ़ते मत जाओ, अपना जो है उसको पहले सेटल कर दो, फिर आप आगे की सोचिएगा. समझ में आया? Yeah, that's the end of the chapter. So we studied the initiatives, we did the revision of need for entrepreneurship and the bottlenecks as well. Let's get ready for solving the MCQs. Okay. All right. Read the question well before I start the answer. Okay. Just see first one. P dot was launched by Dash in collaboration with MSDE. I just now explained you some minute back. Ministry of External Affairs. Okay. Consider the following statements. Please read the question. Which of the following is correct? A developing country needs entrepreneurship to initiate. A developed country needs entrepreneurship to sustain. Can I say both 1 and 2 are true over here? Which of this is a key element of entrepreneurship? If you just read, it's innovation. We want innovation. You know, entrepreneurship always comes up with innovation. Basic skills required for an entrepreneur are dash. It's nothing but the blend of managerial and entrepreneur skill. ठीक है, अगर कोई entrepreneur है तो उसके पास entrepreneur skill का होना तो बहुत ज़रूरी है. तो that is the most important thing. India has launched Make in India. Which of the following is the primary goal of this initiative? Please read the 4 options. It's definitely fostering innovation. वो चाहते हैं नई चीज़ें आए, Make in India होए, ठीक है. ऐसा नहीं कि पेपरलेस ट्रांजैक्शन करवाने हैं या स्किल डेवलपमेंट करनी है, वो तो स्किल का पार्ट है. रेड्यूसिंग लेबर मार्केट लॉज ये कोई मेड इन इंडिया का नहीं है. वी वांट टू फॉस्टर व्हाट? इनोवेशन. विच स्टेटमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप इज इनकरेक्ट? ये बोल रहे हैं पहले स्टेटमेंट में कि इंडियन एंटरप्रेन्योर को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, और सेकंड में बोल रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स आइडेंटिफाई एंड मोबिलाइज द रिसोर्सेज. कैन आई से पहला वाला जो है वो एकदम ही इनकरेक्ट है ऑलरेडी. ठीक है, आप तीसरा और चौथा भी पढ़ोगे, दे आर लाइक ट्रू, एंड द फर्स्ट वन इज डेफिनेटली इनकरेक्ट. ओके, सो द आंसर ओवर हियर इज ए. Okay. Then Pradhan Mantri Kaushal Kendra is which initiative over here? कौन सी initiative है? PMKK NSDC के अंदर आता है. NSDC स्किल इंडिया के अंदर आता है. तो स्किल इंडिया का जो मिनिस्ट्री है वो कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ई संचित, अब ये जो है ये ओल्ड सिलेबस में था, बट मैंने यही रखा है that you should be aware about this MCQ as well. ई संचित प्रोग्राम जो है वो कौन से सिस्टम के अंदर आया था? अब सारे के सारे स्विफ्ट है, बट वो आया था सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड. फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड इज एक्चुअली मोर करेक्ट, बट इट्स ओके, दे हैव रिटन फॉर ट्रेड विच वी विल कंसिडर. ठीक है, सो इट्स बी, द आंसर इज बी. Recognizing the skill need for skill development, which of the policies was initiated in 2009? बच्चा लोग कौन सा आया था 2009 में? नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी. ओके. मेक इन इंडिया initiative was launched in what? September 2014. I don't think much to think also over here. Which of the following is a major national program designed to facilitate investment, innovation, develop skills, protect IPR, build the best manufacturing infrastructure in the country? सब कुछ है. इन्वेस्टमेंट बोल रहा है, इनोवेशन बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बोल रहा है. डेफिनेटली इट इज़ नथिंग बट वॉट? मेक इन इंडिया. ओके. Dash envisages margin money. Now here there's a small change. It's 15%. Earlier they used to give margin money of 25, but now it has been changed to what? 15%. Okay. Which of the government scheme is for women, scheduled caste and scheduled tribe? I don't think I need to read the question ahead also. I think you know it by now. It is Stand Up India. 14th.
Dash aims at providing the entrepreneurship amongst women, scheduled caste and scheduled tribes. Once again, it's Stand Up India. Which of the following is not true about Make in India program? Please read all the 4 of them. कौन सा वाला सही नहीं है for Make in India? ओके, डी बोल रहे जीडीपी वही रहेगा. अरे जीडीपी कैसे वो रहेगा यार, अगर बाहर से पैसा आ रहा है उसी में जीडीपी बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ये गलत है. ओके, विच ऑफ द इनिशिएटिव वाज इंटेंडेड टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल एंड मैन्युफैक्चरिंग हब? मैन्युफैक्चरिंग हब मेक इन इंडिया. ओके, विच मिनिस्ट्री मैनेजेस स्टैंड अप इंडिया? स्टैंड अप इंडिया में क्या मिलता है? लोन. तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. Which aims at promoting entrepreneurship in women, scheduled caste and tribes? Definitely Stand Up India. Okay. Under bank, the scheme is also available to non-individual enterprise ना, हमने देखा था eligibility criteria में. But उसके लिए women, SC, ST का शेयर होल्डिंग कितना होना चाहिए? It should be more than 51% as we know. What is the age limit? What is the age limit? Quick. Is it minimum 18 or it is above 18? It is definitely above 18 years of age. What is the range of composite loan that you are getting? See the questions. 10 lakhs to 100 lakhs, which is 1 crore. Stand Up India should be repayable in dash years with a moratorium of dash. Can I say it should be repayable in 7 years with a moratorium of 18 months? What is the maximum amount of overdraft? Overdraft which is sanctioned, definitely is how many lakhs? 10 lakhs. Now, OD is 10 lakhs and CC is about 10 lakhs. So, वो आपको याद रखना है. Margin money कितना मिलेगा? 15% आपको मिल जाएगा. कितना मिलेगा? 15%. पहले 25 था, but अब कितना है? What is the answer? It's B, 15%. When entrepreneurs fund a startup business from their own personal savings, this mode of business entrepreneurship is known as what? खुद का startup खुद ही fund कर रहा है, तो it is known as bootstrapping. NSDC was set up by which ministry? NSDC लोन देता है. तो कौन सा ministry? Ministry of Finance. Given the need of orient पोटेंशियल माइग्रेंट वर्कर्स, गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया? PDOT. PDOT का मतलब क्या होता है? प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम. हु इज कंडक्टिंग PDOT? याद है 2 मिनिस्ट्री आई थी. कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो क्या MEA इन कोलैबोरेशन ऑफ MSD है कि नहीं है? हाँ. Need for entrepreneurship. Which of the following is not the need of having entrepreneurship in India? Please see. कौन सी वाली ऐसी है जो ज़रूरत नहीं है, जिसकी ज़रूरत नहीं है? Read the questions. Can I say they help in promoting monopolies? Wrong. Okay. Who is considered as the change agents? हमको पता है entrepreneurs को change agents और क्या बुलाया जाता है? Spark plugs. Okay, so they are nothing but the entrepreneurs. A large fruit exporter is contemplating the possibility of exporting high quality bananas. He is considering to export to international markets via seaports. What is the bottleneck which is faced by the fruit exporter? क्योंकि वो inland में है, उसको एक्सपोर्ट करना है वाया सी पोर्ट, तो उसके लिए कौन सा वाला बैरियर है? डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन इज अ बैरियर फॉर देम. ओके, विच ऑफ दिस इज नॉट अ बॉटलनेक? सी ऑल ऑफ देम एंड टेल मी कौन सा वाला बॉटलनेक नहीं है. आई थिंक पहला वाला ही देख के समझ में आ जाता है. प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो कौन सा बॉटलनेक लगने वाला है, बट बाकी सब टू मच नॉइज, स्मॉल नेटवर्क, लैक ऑफ मनी इज रॉन्ग. Most entrepreneurs think that an infinite time scales, they have plenty of time. But it is inefficient time management that takes them nowhere over here. ठीक है. The last, foreign firm enters into a contractual agreement by which it grants access to its patent, brand name, trademark, secrets, etc. to an Indian firm for a fee. It is known as what? सब कुछ वो दान में दे देता है इंडियन कंपनी को कि भाई तू भी ये सेम चीज़ कर. तो it is nothing but what? Licensing and franchising जैसा हो गया.
This is also out of context, but I felt that they have asked in the CSET May attempt. Okay, this is kind of current affairs more than environment. I hope the first chapter is clear to you all. Okay, let's start with another chapter. All right, chapter number 7, technically second chapter of environment, business environment. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है क्योंकि हाईएस्ट एमसीक्यू इधर से ही आते हैं और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब हम हमारे सराउंडिंग में जैसे केयरफुल रहते हैं वैसे ही बिजनेस से भी एक्सपेक्टेड होता है कि आप अपने सराउंडिंग में केयरफुल रहो, ठीक है। आपके कौन कॉम्पिटिटर्स है, कौन राइवल्स है, कौन कस्टमर्स आपके अच्छे हैं, कस्टमर्स के क्या लाइक्स एंड प्रेफरेंस है, गवर्नमेंट क्या है, टैक्स पॉलिसीज़ क्या है, ये सब का ध्यान एक एंटरप्रेन्योर को होना ही चाहिए। तो इसी बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। क्या कुछ इम्पोर्टेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना, सीखना? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यार। मतलब जब आप एक बिजनेस में हो आपको अपने इर्द गिर्द की चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्या इम्पोर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट का? सबसे पहला वो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कहीं ना कहीं अवेयरनेस देगा कि चलो यार हम ये चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज़ अ न्यू थिंग दैट वी कैन डू, दिस इज़ समथिंग दैट यू नो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर कंपनी। You will get to know about this only and only if you are here and vigilant about the environment that you are in, ठीक है। Second, does it help in tapping useful resources or not? अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, अब जब वो अपॉर्चुनिटी आ चुकी है फिर क्या रिसोर्सेज ढूंढना, बट उसके पहले अगर आप वेल इन एडवांस प्लान्ड हो कि आपको एक कंपनी सेक्रेटरी चाहिए रहेगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए रहेगा, ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज कुछ चाहिए रहेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज जो मैंने बोले वो चाहिए रहेंगे, आपको कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए रहेंगे, तो वो सब टैप करने के लिए आपको आसानी मिलेगी अगर आपको अपना एनवायरनमेंट बखूबी पता है। थर्ड, विल इट हेल्प यू टू कोप अप विद द चेंजेस? जो अगर इतना डायनामिक जो एनवायरनमेंट बढ़ चुका है, क्या आपको उसके चेंजेस के लिए कोप अप करने को मदद करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली यस, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। इट विल असिस्ट यू इन प्लानिंग ऑल्सो। आगे की चीज़ें फोरकास्ट करने के लिए, प्लान करने के लिए आपको किसकी मदद लगेगी? जाहिर सी बात है, यू विल रिक्वायर बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड डज इट हेल्प इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस? इफ यू आर वेल प्लान्ड इन लाइफ ऑल्सो, you know, you can tackle things easily, you can tackle things nicely than you know being laid back or lethargic and waiting you know कि कुछ मिरेकल होगा। उससे अच्छा है आप खुद ही मेहनत करके मिरेकल करवा लो, ठीक है। सो ये इसके इम्पोर्टेंस है। बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है यहाँ पे, क्या नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। फीचर्स जो एक बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, हम इसको याद रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ O cruise. There are certain overarching factors. Overarching मतलब आप जितना भी उसके बारे में ध्यान रख लो ना, फिर भी वो नहीं रहते यार, मतलब वो समझ के बाहर चले जाते हैं। तो ऐसे ओवरआर्चिंग फैक्टर्स है अपने पास कुछ कुछ, जैसे लॉ समझ में नहीं आता है, लॉ हमारे हाथ में थोड़ी है, वो तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। हमको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती कि कल क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा। बट एक चीज़ ज़रूर है, अगर कोई बिजनेस एनवायरनमेंट को चेंज करता है तो वही एनवायरनमेंट फिर दूसरे बिजनेसेस को भी चेंज करता है कि नहीं करता है? हाँ। तो ये जो दोनों है ना, ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है भाई साहब, क्योंकि ये चेंज होता है तो उसको चेंज होना पड़ता है, ये चेंज होता है तो उसको चेंज होना पड़ता है। दे आर म्यूचुअली रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ओके। फिर सी इज नथिंग बट दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ठीक है। इतना डायनामिक हो चुका है that it is very difficult to define a corporate environment. Complex effects हो रहे हैं, effects are quite complex. They seem that it's a small factor but it will have a larger impact in future. Like Nokia के लिए जब Android आया था तो सबसे पहला Nokia को ऑफर हुआ था, बट Nokia ने उस ऑफर को कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया ये सोच के कि हमको क्या होगा, ठीक है। तो क्या वो लार्जर इम्पैक्ट बन गया कि नहीं बन गया इन फ्यूचर? या देन आर The concepts here are quite relative. Relative मतलब ये कंपनी टू कंपनी अलग चलते हैं एंड कंट्री टू कंट्री भी अलग चलते हैं। यानी दो कंट्री का अगर वॉर हो रहा है तो यूएस को बहुत फायदा होता है, बट वो दो कंट्रीज को कहीं ना कहीं बिल्कुल फायदा नहीं होता है। तो
कंट्री टू कंट्री भी इन्वायरमेंट अलग चलती है और कंपनी टू कंपनी भी अलग चलती है। जैसे अगर प्लास्टिक बैन आ रहा है तो वो मेरे कंपनी के लिए नुकसान होगा क्योंकि मैं प्लास्टिक बैग्स मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, बट अगर आप पेपर बैग मैन्युफैक्चरर हो वही आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो बड़ा रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ना, समझ में नहीं आता है कि किसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव, तो होगा फिर समझ में आ जाएगा कि भाई क्या चल रहा है। ओके, यू इट इज़ अनसर्टेन फ्यूचर, फोरकास्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस बनाना इट्स सो इम्पॉसिबल बिकॉज it is so dynamic that we fail to understand constantly changing is nothing but dynamic। हाँ ओके, तो ये डायनामिक है ना यार, स्टैटिक तो है नहीं कि चलो कल यही होगा परसों यही होगा, कोई चीज़ स्टैटिक नहीं है, तो मतलब एनवायरनमेंट तो बिल्कुल नहीं है। ओके, then we have interrelation of factors, all the internal external factors are related to each other। There are some specific factors also that directly affect the firm, जैसे कि हमारे clients, हमारा market, हमारा rival, हमारा supplier, क्या ये हमको directly affect करते हैं या indirectly affect करते हैं? Directly, ठीक है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं जो सबको अफेक्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट के रूल्स हो गए, एनवायरमेंटल इश्यूज हो गए, ये तो सबको ही अफेक्ट करती है, कोई मेरे लिए नहीं आया है, ये कोई आपके लिए नहीं आया, ये सबके लिए आया है, ठीक है। सो दिस इज डी क्रूज। ओके, ओ क्रूज, overarching factors constantly changing, relative, uncertain, interrelation of factors, specific factors and external influences। specific factors कौन से होते हैं? जो फर्म को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक योर माइक्रो एनवायरमेंट। ओके, जो आपको इम्पैक्ट करता है वो आपका कौन सा एनवायरमेंट बन चुका है? माइक्रो एनवायरमेंट, ठीक है। चलो, बिजनेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ओवर हियर। टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में दो तरह के एनवायरनमेंट है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारे पास है टेक्नोलॉजी, आपकी कंपनी कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज अगर हम और आप कनेक्ट हो पाए हैं तो इट इज़ बिकॉज दैट द क्लासेस had the best technology that I can deliver this lecture and stream it on YouTube। Physical resource, human resource, अगर आपके पास लोग कम है या लोग बहुत ज़्यादा है, either or is a problem, ठीक है। तो आपके पास रिसोर्सेज जो फिजिकल होते हैं या ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनकी भी एडिक्वेसी का होना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है, वैल्यू सिस्टम जो है बड़ी बेकार है, मतलब कोई फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है, अप्रोचेबल एनवायरनमेंट नहीं है, पीपल आर वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी रूड, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ जो है वो भाग जाएंगे। आज उनको आपकी ज़रूरत है तो रहेंगे, फिर चले भी जाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर, आप किस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो? आर यू फॉलोइंग दैट टॉप टायर, मिडल एंड लोअर टायर स्ट्रक्चर? आर यू फॉलोइंग दैट ऑटोक्रेटिक रूल? आर यू फॉलोइंग सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक रूल? तो ये सब से ब्यूरोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो यू हैव टू बी लिटरली श्योर अबाउट द स्ट्रक्चर एज वेल, समटाइम्स इट अफेक्ट्स यू इंटरनली। तो आपकी इन हाउस टेक्नोलॉजी, आपके फिजिकल रिसोर्स, आपके ह्यूमन रिसोर्स, आपका कल्चर, आपका वैल्यू, आपका स्ट्रक्चर, बिजनेस पाथ, अगर मुझे पता है कि मेरा एंटरप्रेन्योर जो है विजनरी है तो आई विल बी मोर इंक्लाइंड, ठीक है, ना कि एक लेड बैक जिसका कोई विजन ही नहीं है। अगर वो एक्सपांड नहीं होंगे तो खाक वो मुझे कहीं ना कहीं एक्सपांड करने वाले हैं, या फिर दे आर नॉट गोइंग टू गिव मी बेस्ट काइंड ऑफ सर्विसेज ऑल्सो बिकॉज दे देमसेल्व्स आर पुअर ओवर हियर, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें आते हैं आपके पेस्टल। इट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। तो ये जो सारे फैक्टर्स है वो आपका पेस्टल का पार्ट बनते हैं। अब एक एक करके पेस्टल को देखते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा? आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, ओके, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि उसकी फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, नेचर, एक्सटेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है। अब जैसे पाकिस्तान है, उसका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ही इतना बेकार है कि एंटरप्रेन्योरशिप तो अफेक्ट होगी, क्योंकि जब तक आपके पास कोई अच्छा सा हेड नहीं है, हाउ कैन यू हैव अ गुड एंटरप्रेन्योरशिप इनसाइड द कंट्री।
इमेज ऑफ द कंट्री एंड इट्स लीडर्स, जैसे मोदी जी की जो इमेज है, इट्स लिटरली लाइक अ ग्लोबल एम्बेसडर काइंड ऑफ अ थिंग ओवर हियर. People respect him so much, and that does work in favor of India. फॉरेन पॉलिसी अलाइनमेंट्स कैसी है? लो गवर्निंग बिजनेसेस, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में कम बिजनेस हुए तो थोड़ा बेहतर है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ही सब कुछ लेकर बैठेगा तो प्राइवेट डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा उतना. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कोई भी जब रेट्स की बात आती है, इंटरेस्ट रेट्स हो गए या रेपो रेट्स हो गए या कोई भी बैंक रेट्स हो गए, तो सब में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आया, पैसे पे इम्पैक्ट आया तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. ठीक है, जैसे हमारी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट कौन सी वाली है? हमारी मिक्स्ड है. पॉलिसीज हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, आपके इंडाइसिस हो गए, पर कैपिटा इनकम हो गई, और राइट, फाइनेंशियल मार्केट हो गया आपका, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. सोशियो कल्चरल, कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमंस. ओके, हमारी विचारधारा, हमारे बिलीफ, हमारे लाइफस्टाइल. अगर आपके इंडियंस की लाइफस्टाइल बेहतर है तो आप रिचर प्रोडक्ट्स को भी प्रेफर करोगे. ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन, कास्ट, कल्चर, एजुकेशन सिस्टम, डेमोग्राफिक लाइक साइज, पॉपुलेशन, किस तरीके का इंडिया में पॉपुलेशन है, बुढ़े लोग ज़्यादा है, जवान लोग ज़्यादा है, तो उसके ऊपर भी बिजनेस एनवायरनमेंट टिका हुआ है. टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली एनीथिंग रिलेटेड टू इनोवेशन, ओके, समथिंग न्यू इज इन टेक्नोलॉजी. लीगल, कोई भी टैक्स रेगुलेशंस का आना, कोई भी लेजिस्लेशन का चेंज होना, कोई भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस का आना, ये सब कुछ आपका कौन सा पार्ट है? इट्स नथिंग बट योर लीगल एनवायरनमेंट ओवर हियर. लीगल एनवायरनमेंट में प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आर्टिकल्स आपका क्या बोलता है वो है, एंड जुडिशियल डिसीजंस कैसे आते हैं, कैसे डील किए जाते हैं, उसकी बात कौन से एनवायरनमेंट में की गई है? लीगल एनवायरनमेंट. एनवायरमेंटल एनवायरनमेंट, अब क्लाइमेटिक चेंजेस हो गए, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए. जैसे इंडिया बड़ा अबंडेंट नहीं है, तो हम जो है ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां डाल के क्या करेंगे जब ऑयल के कुएं ही नहीं है तो. ओके, इकोलॉजिकल सिस्टम, लेवल्स ऑफ पोल्यूशन किस तरह से है, उससे भी बहुत कुछ डिटरमाइन होता है. माइक्रो एनवायरनमेंट, दैट might affect day-to-day business operation that is present within an organization. It has a connection to the tiny region where the business is located. The forces that surround the company are included in what? Micro environment. Okay. The short-term performance of a corporation may be impacted as a result. Elements of micro environment, ये आपके business को day in and day out affect किए जाते हैं. Okay. ये जैसे कि आपके कस्टमर्स हो गए, क्या आपको इम्पैक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं कस्टमर्स. आपके कॉम्पिटिटर्स हो गए, क्या वो भी आपको इम्पैक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ जी, कॉम्पिटिटर्स भी आपको उतना ही इम्पैक्ट करते हैं. एम्प्लॉयज़ जो हो गए आपके अंदर ही अंदर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़, योर शेयर होल्डर्स, ओके, योर सप्लायर्स, योर मीडिया, डू दे इम्पैक्ट यू एवरी डे इन एंड डे आउट और नॉट? यस. वन थिंग आई टेल यू, इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके थोड़े स्पेसिफिक होते हैं, एक्सटर्नल जो है काफ़ी जनरल फैक्टर्स बोले जाते हैं. माइक्रो एनवायरनमेंट मतलब ये आपके कहीं ना कहीं इंटरनल से ज़्यादा, आई वुड यूज़ अ बेटर वर्ड, दे आर जस्ट अफेक्टिंग यू द मोस्ट. दे आर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दे जस्ट डोंट स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन लाइक कस्टमर और कॉम्पिटिटर, बट वो आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ में अफेक्ट करता है. आपका एम्प्लॉय तो अंदर ही रहता है, वो भी आपको अंदर ही अंदर अफेक्ट करता है. तो वो कहीं ना कहीं माइक्रो एनवायरनमेंट जो है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग विच इज़ अफेक्टिंग यू इन डे टू डे लाइफ बेसिस. ओके, देन very important till here. Okay, now what I'm saying is little statistical, जो मैं बोलना चाहती हूँ. ठीक है, बस ध्यान देना कि क्या बात चल रही है यहाँ पे. ओके, so over here we are going to see the ease of doing business. Now there are two things that are there in ease of doing business that I would like to explain. Ease of doing business. One, how easy is it to start and run a business in India?
Okay, that's the first thing that we need to know. Who is going to rank us? There are two things that are going over here. One is the World Bank, which ranks us, and one is DPIIT, which ranks us within India. Okay, so World Bank is ranking 190 economies together at a stretch, and DPIIT is ranking us within our states. Okay, now अंडरस्टैंड दिस थिंग. वर्ल्ड बैंक जो है वो 190 इकोनॉमीज को रैंक कर रहा है, जिसमें इंडिया का जो पोजीशन है वो 63rd रैंक पे है. हमारा उसके पहले था 77th, अब हमारा कौन से रैंक पे है? 63rd रैंक पे है. ठीक है. दिस इज हाउ इजी इज इट टू डू अ बिजनेस इन इंडिया. तो वर्ल्ड बैंक जो है एक DBR रिपोर्ट निकालती है, DBR डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जिसके तहत हमारे को रैंक किया जाता है कि हाँ भाई इंडिया में आओ, बिजनेसेस बनाओ. हम तो बुला रहे हैं, बट बुलाने से हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू टर्न अप वी डोंट नो. बट वर्ल्ड बैंक जब बोलेगा कि इंडिया में बिजनेस करना ईजी है, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट थिंग फॉर अस. वही DPIIT जो है एक्शन रिफॉर्म प्लान्स बनाता है, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, BRAP. ओके, ये लोग कुछ पॉइंटर्स के फॉर्मेट बनाते कि इस स्टेट में ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करो, उस स्टेट में कुछ ऐसा नया करो. ठीक है, जिससे अगर स्टेट्स ही बढ़िया हो गए तो ओवरऑल रैंकिंग भी तो इम्प्रूव होनी ही है. तो दोनों मेहनत कर रहे हैं फॉर मेकिंग इंडिया लुक बेटर. ठीक है, सो दिस इज द होल पॉइंट ऑफ DPIIT क्लब्ड विथ वर्ल्ड बैंक. ऑलराइट, नाउ फॉर डूइंग दिस थिंग उन्होंने ना कुछ स्टेट्स में कुछ बेस्ट रिफॉर्म्स लाए हैं. ओवर हियर व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू स्टडी दिस एंड दिस. You don't have to study the middle paragraph, the middle column. You will have to study this one and the last one over here. सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का रिफॉर्म प्लान बनाया उन्होंने, और सक्सेसफुली उन्होंने आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में बेस्ट सिंगल विंडो, यानी कि एक ही जगह पे सारे सॉल्यूशंस मिल जाने, वन स्टॉप वन सॉल्यूशन जैसा कॉन्सेप्ट उन्होंने आंध्र प्रदेश तेलंगाना में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिया. तेलंगाना में प्रोजेक्ट अप्रूवल का भी सर्टिफिकेशन सिस्टम उन्होंने स्टार्ट कर दिया. टैक्स रिफॉर्म्स जो है वो बढ़िया कर दिए, यानी कि GST वगैरह जो है इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है ऑलरेडी, वी नो दैट. हर स्टेट में कंस्ट्रक्शन परमिट्स जो है उनको बेटर कर दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ चुके हैं बिल्डिंग प्लान्स वगैरह के लिए. मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स एंड UT उन्होंने क्लियर टाइमलाइंस डाल दी है फॉर कंस्ट्रक्शन परमिट, यानी कि ये नहीं कि आपको सालों ही साल लग जाएंगे कंस्ट्रक्शन परमिट लेने के लिए. इट विल बी फास्टर, क्योंकि आप जब चाहते हो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होए तो you'll have to give that kind of इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज ऑल्सो, जिसमें सबसे पहला है कि आप कंस्ट्रक्शन परमिट्स तो फटाफट खोलो यार. एनवायरमेंट एंड लेबर लॉज, ओके, कहाँ पे सबसे अच्छे हैं? गुजरात में उन्होंने XGN करके लाया हुआ है सिस्टम. झारखंड गवर्नमेंट ने भी सिंगल सिंपल ऑनलाइन इंटीग्रेटेड रिटर्न किया है फॉर ऑल 14 एप्लीकेबल लेबर लॉज. इंस्पेक्शन रिफॉर्म्स जो है वो झारखंड गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया कर दिए हैं. ठीक है, कंप्यूटराइज्ड एलोकेशन हो चुका है इंस्पेक्टर्स का, यानी कि आपको ये नहीं कि कोई बोलने को आएगा कि आज कहाँ पे इंस्पेक्शन करना है. यू कैन जस्ट हैव द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड एंड यू विल गेट टू नो कि आज आपकी ड्यूटी कहाँ पे है. जुडिशियल प्रोसीडिंग सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़ में करे गए हैं. ओके, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बेंच लगाई गई है, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बेंच लगाई गई है, विच इज़ अ ग्रेट आउटकम आई वुड से. Every commercial dispute which is greater than 1 crore will fall under the jurisdiction of such a commercial court. I mean, it's outstanding. Okay. कुछ फीचर्स है इंडिया के बेस्ट परफॉर्मेंस के. वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को एज वन ऑफ द टॉप 10 इम्प्रूवर्स गिना है फॉर 3rd कंसेक्यूटिव ईयर. रिकवरी रेट जो है इंसॉल्वेंसी की वो इम्प्रूव हो चुकी है फ्रॉम 26.5. अगर पहले सिर्फ 26% केसेस सॉल्व होते थे, आज वो 71.6% तक हो रहे. इंसॉल्वेंसी का जो टाइम लिमिट है वो भी कंसिडरेबली कम हो चुका है. इंडिया कंटिन्यू करता है फर्स्ट पोजीशन इन द साउथ एशियन कंट्रीज विच वाज 6th in 2014. तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझने लायक नहीं है. It is just what it is. Okay, some important points that I would like you all to focus on over here. आपको ये ध्यान रखना है कि मेक इन इंडिया का कैंपेन 25 सेक्टर में आया है, विच यू ऑलरेडी नो. हमको 130 थे 2016 में, 63rd हो चुके हैं आउट ऑफ 190 इकोनॉमीज, विच इज़ ग्रेट.
From the 14th rank for the period between 2018-22, इंडिया 10th रैंक पे आ चुका है फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट. ईजी टू स्टार्ट अ बिजनेस और बिजनेस चलाना, ठीक है. तो बिजनेस जो स्टार्ट करना है उसमें हम 63rd पे है, और बिजनेस जो इर्द गिर्द आपको एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव हो चुका है फॉर अ बिजनेस, उसके लिए हम 10th रैंक पे आ चुके हैं. DPIIT ने स्टेट्स के साथ मिलके ब्रैप कहीं ना कहीं इनिशिएट किया हुआ है. 213 पॉइंट का डिस्ट्रिक्ट रिफॉर्म प्लान बन चुका है, विच इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स बाय ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू आउट. ओके, उनका फोकस किस किस चीज़ के ऊपर है? रैशनलाइजेशन, रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन थियोरी एंड ऑडिट्स, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफाइड रिटर्न फाइलिंग्स उन्होंने कर दिए हैं, ठीक है. देन रैशनलाइजेशन मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स उन्होंने किया है. ओके, फिर क्या किया है उन्होंने? ठीक है, उन्होंने मिनिमाइज किया है, एलिमिनेट किया है डिस्प्ले रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है, कि कम कुछ दिखाओ यार, मतलब सारी चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, देन डिजिटलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ मैनुअल फॉर्म्स एंड रिकॉर्ड्स भी कर चुका है. तो मतलब डिजिटलाइजेशन करो, मिनिमाइजेशन करो, लिबरल करो यार. मतलब एक इंसान को अगर बिजनेस करना है, स्टार्ट करना है इंडिया में, तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस बंद करो कि बेचारा इंसान यहाँ पे आने से ही डरे. समझ में आया? So just like try to minimize the times, costs and everything is what we are saying. District and district level and state level ease of doing business reforms. As you know, 4 editions अब तक बने हैं. 5th edition 301 पॉइंट का बना है, जिसमें 10 कैपेसिटी बिल्डिंग वेबिनार और 12 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि लोगों को समझाया जा रहा है कि क्या बेटर है, क्या गलत है. और 12 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमने किए, इनिशिएट किए कि भाई लोगों तक पहुँचे, अवेयरनेस लाए इस चीज़ के बारे में. ओके, या सो दिस इज अबाउट योर चैप्टर नंबर 7. ठीक है, कैन वी सॉल्व द MCQs क्विक? ओके, चलो, ब्रेस योरसेल्व्स. Which is the component of business environment? Please read the options quick. Yeah, I think you know it already. It is all of the above. The value of Indian rupee in relation to other currencies, interest rates, inflation rates, indexes. ये कौन सा determinant of which environment is this? क्विक, कोई भी रेट्स वगैरह आते हैं तो कौन सा एनवायरनमेंट है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. कस्टमर्स आर इंक्रीजिंगली यूजिंग ई वॉलेट्स, पॉइंट ऑफ सेल ई वॉलेट्स, ई सेल डिवाइसेस, डिजिटल पेमेंट. विच इम्पैक्ट इज दिस? क्विकली, ऑफकोर्स इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक आया है तो कौन सा है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है. अ रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट ऑन होम लोन्स, reduction in interest rate on home loans by India is an example of which type of an environment? home loans वगैरह की बात होगी, interest rate की बात होगी, तो economic environment. ठीक है. customers of bank can now do various transactions online through internet banking. कौन सा environment affect हो रहा है? टेक्नोलॉजिकल. अगर आपने प्रॉपरली मेरा थियोरी सुना तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन इश्यू एट ऑल. A stable government of a country and its continued push to transparent, predictable policies on trade, okay, investment, built up trust, confidence. A stable government of the company और उसकी कोशिश ये चीज़ें अच्छी करने की. Which type of an environment is this? No doubt it is a political environment. Construction companies and automobile manufacturers have found out that periods of low long-term interest rates are marked by increased spending by customers in homes and in cars. कंस्ट्रक्शन कंपनी और ऑटोमोबाइल को लग रहा है कि अगर लो इंटरेस्ट रखेंगे तो लोग ज़्यादा गाड़ी और घर खरीद रहे हैं. ठीक है, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय विच काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट? सी, दिस इज एन इम्पैक्ट. ओके, कि हमने लो किया तो कस्टमर हाई करेगा. तो हम ये जो लो कर रहे हैं वो किससे समझ में आता है कि कौन सा एनवायरनमेंट अफेक्ट होगा या बेटर होगा तो ये चीज़ मुमकिन हो पाएगी? डेफिनेटली इट्स द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कंट्रोल हुआ, इकोनॉमिक पॉलिसियाँ बढ़िया हुई तो कंज्यूमर ने ऐसा किया.
तो कौन सा एनवायरनमेंट बेहतर हुआ जिसकी वजह से ये इफेक्ट आया है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कॉम्पिटिटर्स आपके कौन से चीज़ का पार्ट है? इज इट इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट? ये आपके कहीं ना कहीं इंटरनल बिजनेस का ही पार्ट है, ठीक है। ये आपका माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है, सो डेफिनेटली इट्स इंटरनल। गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस को कहीं ना कहीं हटाकर जीएसटी इम्प्लीमेंट किया है। इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी इज विच टाइप ऑफ एन एनवायरनमेंट ओवर हियर? क्या इम्प्लीमेंटिंग ऑफ जीएसटी किस तरीके का एनवायरनमेंट है यहाँ पे? डेफिनेटली व्हेन इट इज सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, आपको लगता रहेगा कि ये पॉलिटिकल ही है, बट क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस की बात करी गई है, whenever there is the talk about taxes, it's economic, it's legal also, and it is political, क्योंकि गवर्नमेंट ही तो टैक्सेस चेंज करेगा। इन प्रैक्टिकल लाइफ इट इज नोन एज पॉलिटिकल डैश इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डैश लीगल। बट आईसीएसआई आपको बहुत कम टाइम ऐसे कॉम्बिनेशन में कुछ बोलेगा। अगर आईसीएसआई साइलेंट है किसी चीज़ के बारे में और आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक दोनों ऑप्शंस दिख रहे हैं, यू विल गो फॉर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, क्योंकि आपकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है। आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बेटर हुए हैं जिससे आपको फ़र्क पड़ रहा है। इफ़ दे आर शोइंग लीगल ओवर हियर, यू विल टिक ऑन टू द लीगल वन, ठीक है। अगर लीगल भी नहीं बता रहे, इकोनॉमिक भी नहीं बता रहे और कोई दूसरा ही बता रहे हैं, तो आप टिक करोगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। यू हैव टू सी इन विच कंटेक्स्ट दे आर आस्किंग। सो इफ दे आर शोइंग लीगल, then you will choose legal. If they are showing economic, you will choose economic, and if they are choosing political, you will use political. Worst come worst, if they are showing economic and legal both together, legal. Okay, क्योंकि टैक्स रेगुलेशन हमने भी देखे कि कौन सा एनवायरनमेंट है, लीगल है, ठीक है। रीड दिस पर्टिकुलर पैरा। न्यूमरस इंटररिलेटेड एंड डायनामिक फैक्टर्स है, तो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? आपका क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे? डेफिनेटली इट्स अ डायनामिक नेचर विच इज गेटिंग एक्सप्लेन। बिजनेस एनवायरनमेंट चैलेंजेस लेकर आ रहा है। एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना बहुत मतलब इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। हमने देखा था प्रेडिक्शंस, फ्यूचर, इन सब के बारे में क्या आंसर है? अनसर्टेनिटी, बी इज द आंसर। There is a dash interaction between business and business environment. It is close and continuous. कौन सा environment है, कौन सा interrelation है? Close and continuous. What is not true about external environment? It offers opportunity, pressures, threats, offers limitation. It never affects small business. Definitely D. सबको अफेक्ट करता है, ये नहीं है कि सिर्फ अंबानी को करेगा, उल्टा उसको तो कम करता होगा, हमको ज़्यादा करता है। Which of the following is affected by पतंजलि? डेफिनेटली डाबर, क्योंकि डाबर और पतंजलि के प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी सिमिलर है, तो कंपटीशन वाइज दे क्वाइट सिमिलर। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? इमेज बिल्डिंग, डायनामिक, अनसर्टन, एक्सटर्नल। हम अगर ओक्रूज याद करें तो ये तीनों चीज़ें हैं, तो कौन सी वाली नहीं है? इमेज बिल्डिंग करके कुछ नहीं है। Indian domestic air travelers prefer to search for air connectivity between cities, check flight timings through internet and book their tickets. ये कौन से टाइप का environment है? Technological environment. If a company is sued over data breach of confidential information, a business may need to change how information is collected and stored. अगर एक कंपनी को स्यू किया है कि उसने आपका डेटा ब्रीच किया है, तो आपको कौन से एनवायरनमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड अ कट इन कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स टैक्स टैक्स। अब यहाँ पे देखो लीगल भी दिया है, पॉलिटिकल भी दिया है, तो कौन सा वाला हम चूज करेंगे? गवर्नमेंट भी दिया हुआ है, बट व्हाट आर दे डूइंग एट द एंड? दे आर चेंजिंग द टैक्स पॉलिसीज, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? लीगल। Actual answer has to be polylegal. Okay, it is political and technical both. Political and legal environment both. ठीक है. More and more customers are making cashless payments. Definitely, it is technological.
Internet banking has given customers the option to conduct a range of financial transactions through bank's website. This is an example of what? Technological environment once again. The primary objective of monetary policy of RBI is to maintain the 4%. CPI limits के बारे में बात किया है, इन्फ्लेशन के बारे में बात किया है. कौन सा environment है? Definitely economic environment. During recession, the consumers tend to spend less on luxury items. This phenomenon is related to which environment? 22nd का आंसर क्या होगा? सोशल होगा कि इकोनॉमिक होगा? अरे एनवायरनमेंट इकोनॉमी वाला अफेक्ट होगा तो कंज्यूमर ऐसा करेगा ना, तो हम तो वाले पे क्यों जा रहे हैं? हमारे को तो ये देखना है कि अफेक्ट क्या हुआ है. ओके, पीपल्स एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क, लाइफस्टाइल, ethics are a part of what? Definitely socio-cultural environment. After a 13 long journey, the GST has been initiated. अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, कल्चर, सोशल, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल. तो यहाँ पे क्या होगा? डी इज द आंसर कि GST को इम्प्लीमेंट करवाना कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज, हाउसहोल्ड सेविंग रेट्स, हाउसहोल्ड इन्वेस्टमेंट are a part of its dash environment. Saving rate, investment, ये सब कुछ कौन सा environment है आपका? Economic environment. Business environment includes both specific and general forces. Which of this is not a general force? General मतलब आपका external force नहीं है. आपका competitor जो है इनमें से वो आपका एक external force नहीं है, because definitely they are a part of your micro environment. 500,000 के नोट डीमोनेटाइज्ड हो चुके हैं. क्या कौन सा इम्पैक्ट है यहाँ पे? देयर इज पॉलिटिकल, टेक्निकल, सोशल एंड इकोनॉमिक. अगर आपको कुछ इकोनॉमी जैसा दिखता है तो हम कौन सा वाला सिलेक्ट करेंगे? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ही सिलेक्ट करेंगे. एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस इज बैंड मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड. दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट? डेफिनेटली लीगल, क्योंकि वो डर चुके हैं कि कुछ लीगल पेनल्टी होगी, उससे अच्छा है आप बैन कर दो. तो रेगुलेशन है आपके कंट्री का, तो लीगल. एलिमेंट्स लाइक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये सब कौन से फैक्टर्स है? इकोनॉमिक फैक्टर्स है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट? आपके सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट कौन सा है? कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यू, सोशल ट्रेंड्स. कैन आई से इट इज ऑल ऑफ द अबव? Which of this is not a part of your internal environment? कौन सा वाला आपके internal environment का part नहीं है? आपकी value system तो internal है, आपके mission objectives तो internal है, आपका customer और आपका labor union. Considering the four of them, can I say customer जो है वो आपका micro है, internal तो आपके employees भी होते हैं. Okay, so answer is customer. The central government has introduced a GST law. कौन सा वाला अफेक्ट हो रहा है? अब यहाँ पे ऑप्शंस देखो. कैन आई से इट इज पॉलिटिकल, लीगल. तो कई बार ऐसे ऑप्शन देते, कई बार वैसे ऑप्शन देते, तो यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स नॉट इंक्लूडेड इन द माइक्रो एनवायरनमेंट? सप्लायर है, कस्टमर है, एम्प्लॉय है. डेफिनेटली टेक्नोलॉजी. इंडिया का रैंक क्या है? यहाँ पे 77 दिया है, बट 63rd हो चुका है. दिस इज 2020 का क्वेश्चन, दैट्स वाई. बट नाउ इट्स 63rd, सो योर आंसर इज ए. Increased awareness of health care has raised demand for organic food and snacks. This in turn has changed the lifestyle of the Indians. Which feature is over here? हेल्थ केयर की अवेयरनेस इंक्रीज होने के कारण ऑर्गेनिक फूड स्नैक्स बढ़े, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल बढ़ी. क्या ये सब कुछ इंटर रिलेटेड नेचर का बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से वो हुआ? तो इट इज़ डेफिनेटली अ interrelated nature, which is C. I hope all the MCQs of this chapter are also clear. Starting with the last chapter, it is key government institution. The first institution that we have is नीति आयोग. हम नीति आयोग में चाहते हैं कि इंडिया क्या हो जाए, एक डेवलप्ड नेशन हो जाए, rather than the word what developing. Okay? इस डेवलप नेशन को करने के लिए हम बहुत सारे मिशन स्टेटमेंट्स के साथ आएंगे. ठीक है. नाउ
फीचर्स ऑफ नीति आयोग खुद को एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर में कन्वर्ट करना चाहता है। किस में कन्वर्ट करना चाहता है? स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर। सेंटर चाहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है कि सब कुछ हमारे से इकलौते से नहीं होगा। वी नीड द सपोर्ट ऑफ विच गवर्नमेंट? द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है हम उनसे कोऑपरेशन मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं कि भाई आप हमको सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ताकि हम जो है एक बेहतर भारत बना पाए। ओके, सो वी वांट द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो सपोर्टिंग अस, वी वांट द सेंटर आल्सो टुगेदर। एक कहीं ना कहीं फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है सेंटर की, उसको सारे रिसोर्सेज तो स्टेट से ही लेने हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एवरीथिंग। तो फॉर दिस पर्पस दे आर सेइंग कि भाई तुम हमारी मदद ही कर लो। तो नीति आयोग इज डेवलपिंग इटसेल्फ एज अ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर, ठीक है, with the necessary resources, skill, knowledge. Okay, they will be enabled to act it with speed, promote research and innovation, etc. नीति आयोग जो है उसका एंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज यानी कि एंटायर ब्लॉक ऑफ एक्टिविटीज 4 मेन हेड्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला आपको डिज़ाइन करनी है एक पॉलिसी और एक फ्रेमवर्क। जैसे ही आपने पॉलिसी के बारे में सोच लिया, उसके बाद आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना है, मॉनिटर करना है, इवैल्यूएट करना है उस चीज़ को, एंड अगेन थिंक, अगेन क्रिएट नॉलेज एंड डिलीवर द रेस्ट। ओके, सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ नीति आयोग। You have to foster cooperative federalism, you have to monitor and evaluate, you have to act as a resource center and knowledge hub, and again design the policy। मतलब ये जो चक्रव्यूह है ये चलता ही रहेगा, this is not going to stop। Alright, so these are the 4 things। नीति आयोग 7 पिलर के ऊपर है। It is for pro people, प्रो एक्टिविटी यानी प्रोएक्टिव बनो, लोगों के लिए हित में सोचो, पार्टिसिपेशन लाओ, एम्पावर करो लोगों को, इंक्लूजन ऑफ ऑल द थिंग्स करो यानी सबको इंक्लूड करो इस चीज़ में, इक्वलिटी लाओ एंड ट्रांसपेरेंसी लाओ। ठीक है, SDG नीति आयोग ने एक वर्टिकल बनाया है जिसका नाम क्या है? SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, क्या फंक्शंस है इसके? दे वांट टू प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, यानी उनको जो प्रोग्रेस वो कर रहे हैं उनको क्या करना है? मॉनिटर करना है उस प्रोग्रेस को। SDG लोकलाइजेशन लाना है, वो चाहते हैं कि लोकल लोग भी इस सपोर्ट में आए, यानी कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सबके जो फ्रेमवर्क्स है, इनके सबके जो रिफॉर्म प्लान्स है वो सेंटर के साथ सिंक में चले। ठीक है, तो फर्स्ट है कि प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, सेकंड SDG लोकलाइजेशन। डू दे वांट प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट और नॉट? यस, सब कुछ पब्लिक सेक्टर नहीं कर पाएगी, तो हमको किसका एंगेजमेंट चाहिए रहेगा? प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी नीडेड। SDG कॉस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, आपको अगर कोई भी चीज़ करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में भी सोचना, आगे की जनरेशन्स के बारे में भी सोचना। तो अगर आपका इस तरह का गोल है तो उसमें आपको कॉस्टिंग एंड फाइनेंसिंग की भी भरपूर ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि अरे हम ना सोलार पैनल पूरे इंडिया में लगा देंगे, पूरी कोस्ट लाइन में लगा देंगे। भाई खर्चे लगते हैं, कॉस्टिंग देखनी पड़ती है, फाइनेंस। तो आप जो गोल बना रहे हो, कीप इट इन सिंक विद द फाइनेंसिंग एंड कॉस्टिंग दैट यू कैन। ओके, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजरमेंट एंड रिडक्शन, हम चाहते हैं पॉवर्टी रिड्यूस हो जाए कंसिडरेबली, लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे ऐसा ना हो। ठीक है, लोगों को खाना मिले, एजुकेशन मिले, मेडिकल की थोड़ी बहुत सुविधाएं मिले। तो वी वांट पीपल टू कम ओवर द बेसिक नेसेसिटीज एक्चुअली। So these are the 5 goals which what have been introduced, नीति आयोग has introduced them। प्रोजेक्ट साथी की बात करते हैं। साथी इज नथिंग बट सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, यानी एजुकेशन एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने कल्चर का। तो हम चाहते हैं लोग एडुकेट होए। ठीक है, नॉट जस्ट एजुकेशन वॉज देयर प्लान, एजुकेशन विथ हेल्थ। ठीक है, तो वो बोल रहे कि ह्यूमन एक रिसोर्स है जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम चाहते हैं एजुकेशन एंड हेल्थ के साथ साथ ह्यूमन बेहतर बने। ठीक है, देन दे हैड चोजन 3 स्टेट्स, 3 रोल मॉडल स्टेट्स फॉर इट, झारखंड, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। उधर उन्होंने 2020 में 7E का प्रोग्राम जो है वो ख़त्म करा। ठीक है, बट उनके कुछ अचीवमेंट्स हमको आपके सिलेबस में दिए गए हैं।
लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम्स उसने स्टार्ट कर दी वर्कबुक सपोर्ट के साथ फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2.3 करोड़ स्टूडेंट्स के लिए ये हो चुकी थी। कितने स्टूडेंट्स के लिए हो चुकी थी? अप्रॉक्सीमेटली 2.3 करोड़ स्टूडेंट्स वर गोइंग थ्रू इट। Academic monitoring of schools and everything was streamlined. Nearly 1.5 lakh inspections were getting carried out every month. रिवॉर्ड रिकग्निशन प्रोग्राम स्टार्ट हो गए, स्पॉट टेस्टिंग एंड लर्निंग ट्रैकिंग फॉर्मेट्स, यानी कि लोग घर बैठे अपने बच्चों को ट्रैक कर सकते हैं कि उन्होंने कितनी पढ़ाई करी है, क्या टेस्ट में मार्क्स आए हैं एक्सेट्रा। मल्टीपल राउंड्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग, यानी कि टीचर्स को ट्रेन किया जाता है एडिक्वेटली। कई बार होगा कि आपने स्कूल में देखा रहेगा आपके टीचर्स कई बार नहीं होते हैं, ठीक है, तो दे आर सेंट टू टीचर ट्रेनिंग राउंड्स बिकॉज कुछ नई बातें हैं, कुछ नई चीज़ें हैं, तो वो समझना भी ज़रूरी है। मध्य प्रदेश में उन्होंने दक्षता उन्नयन प्रोग्राम इनिशिएट किया। इन उड़ीसा उन्होंने उज्जवल उत्थान का प्रोग्राम इनिशिएट किया हुआ है। इन झारखंड उन्होंने ज्ञान सेतु इनिशिएट किया हुआ है। कोविड के साथ साथ डिजी साथ आ गया, ठीक है, क्योंकि 2020 इफ वी आर टॉकिंग इट वाज द ईयर ऑफ कोविड, सो डिजी साथ आया जिसमें एमपी का इनिशिएटिव था हमारा घर हमारा विद्यालय, और ओडिशा का था शिक्षा संजोग शिक्षा संपर्क, एंड झारखंड का था हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय। सो इस तरह से इनके इनिशिएटिव लग चुके थे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स 3 प्रोफेशनल बॉडीज को अपने साथ में रखता है, ICAI, ICSI एंड ICAI, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट। ओके, ये तीनों ऑफिसेस जो है, ये तीनों प्रोफेशनल बॉडीज जो है वो किसके कंट्रोल में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। नॉट जस्ट देम, there are 3 different offices also which are controlled or affiliated by MCA, which is SFIO, Serious Fraud Investigation Office. The second one is CCI and the last one is IICA. चलो देखते हैं SFIO क्या कहना चाहता है। If you can see over here, it's ICAI, ICSI and ICAI. Okay. Serious Fraud Investigation Office. The government, in the backdrop of major failure of non-banking financial institution, vanishing companies, plantation companies, उन्होंने डिसाइड किया स्टॉक मार्केट स्कैम, इन सब से डिसाइड हुआ कि यार SFIO का होना ज़रूरी है। ऐसी कंपनियां आती है चली जाती है, शेल कंपनीज बनती है, फर्जी कंपनियां बन रही है, तो क्या ये बड़ा इम्पैक्ट करती है कि नहीं करती है? हाँ, इट इज़ अ मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन टू इन्वेस्टिगेट विच फ्रॉड्स, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स। The organization has been established and it is functioning since 1st of October 2013 से ये काम कर रहा है। CCI क्या है? तो MRTP एक्ट पहले हुआ करता था 1969, जिसको हटाकर हम कौन सा एक्ट लेकर आए हैं? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। इसका बात यही है कि आप इसको एग्जीक्यूटिव में इन डेप्थ हम साथ में ही पढ़ेंगे। इसका बात यही है कि हमको एडवर्स इफेक्ट कॉम्पिटिशन के कम करने हैं। हम चाहते हैं लोग कॉम्पीट करें, हम चाहते हैं सेलर्स जो है कम्पीट करके बायर्स को कहीं ना कहीं अपने साइड खींचे, क्योंकि अगर वो कम्पीट करेंगे तो हमको बेहतर प्राइस मिलेंगे और बेहतर क्वालिटी भी मिलेगा, तो इट्स अ विन फॉर अ कंज्यूमर्स, ठीक है। हम इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम कंपटीशन को सस्टेन करना चाहते हैं। MRTP जो था वो बोलता था मोनोपोली को हटा दो। मोनोपोली को क्यों हटाए भाई? अगर सब कुछ सही चल रहा है, बिजनेस बेचारा कुछ गलत नहीं कर रहा है, तो मोनोपोली को हटा के कुछ नहीं होना है। तो ओवर हियर व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज दैट नॉट रिमूव मोनोपोली। कॉम्पिटिशन एक्ट बोलता है मेरे को मोनोपोली से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली इफ दे अब्यूज आई विल रिमूव देम। तो कॉम्पिटिशन एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वही बड़ा डिफरेंट है फ्रॉम MRTP। इंडियन इंस्टीट्यूट ये कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग के लिए आया, जिसमें लोगों को ट्रेन करने का ज़रूरी समझा, कॉर्पोरेट लॉ, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एक्सेट्रा। इनकी एक विंग है ICLS, ओके, विच इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट, जिसमें आप IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं जो UPSC एग्ज़ाम के द्वारा क्लियर होते हैं, उनको भी यहाँ पे एडवांस ट्रेनिंग एंड इंडक्शन दिया जाता है, ओके। Then Securities and Exchange Board of India, which is SEBI. SEBI कब आया? 12th April 1992 अंडर द SEBI Act 1992, ठीक है।
हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई में है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, हर एक का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है एक्सेप्ट एनसीएलटी जो दिल्ली में है। ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडियन कैपिटल मार्केट को सिस्टमैटिक मैनर में चलाना है, इन्वेस्टर्स को एक ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट देना है। सिंपली primary reason for setting up SEBI was to prevent the malpractices that are happening in the capital markets of India. The preamble, इसको प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर्स को फ्रॉम द स्कैम्स एक्सेट्रा, रेगुलेट करना है सिक्योरिटीज मार्केट। डू दे वांट टू प्रमोट एंड डेवलप ऑल्सो? दे वांट मोर एंड मोर मनी टू सर्कुलेट ओवर हियर ताकि इकोनॉमी भी और आगे बढ़ पाए। फंक्शंस ऑफ सेबी में 3 फंक्शंस है, प्रोटेक्टिव फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन एंड डेवलपमेंट फंक्शन। कौन से फंक्शन है? प्रोटेक्टिव फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन एंड डेवलपमेंट फंक्शन। ओके, प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या चीज़ से हमको प्रोटेक्ट करना चाहता है? वो प्रोहिबिट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है, वेर इन दे आर बाइंग और सेलिंग विच इंक्लूड्स द डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज, प्रमोटर्स। उन्होंने इस चीज़ को बैन करने की कोशिश करी है। अच्छा, प्राइस रिगिंग अननेचुरल फ्लक्चुएशंस करवाना, अनएक्सपेक्टेड बेचारे को लॉस करवा देना मार्केट से। आप बल्क बाइंग बल्क सेलिंग कर देते हो जस्ट टू रिमूव मनी फ्रॉम द मार्केट और पुट इन मनी इन द मार्केट विच इज़ रॉन्ग। प्रमोटिंग फेयर प्रैक्टिस करने की कोशिश है। फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइडर, सेबी के काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेशंस होते हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। रेगुलेटरी फंक्शन, यहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात होगी, ठीक है। दे आर डिफाइनिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ने वाले हो, LODR, LCDR रेगुलेशन। दे रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ओवर अ कंपनी, इंक्वायरीज हैंडल करते हैं, ऑडिट करवाते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस का। दे रेगुलेट द वर्किंग्स ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स एंड मर्चेंट ब्रोकर्स ऑल्सो। डेवलपमेंट फंक्शन जो इसका है, डेफिनेटली ये भी सेबी ने ही लिया है। वो ट्रेन कर रहे हैं इंटरमीडियरीज को, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, डीमैट अकाउंट्स, आपके ऐप्स जो रहते हैं, मनी कंट्रोल हो गया, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, ये सब की भी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। अंडरराइटिंग एंड ऑप्शनल सिस्टम एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इश्यू भी उसका कहीं ना कहीं फंक्शन है। सो रेगुलेटरी, डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्टिव फंक्शंस दे आर हैविंग। पावर्स ऑफ सेबी, सेबी इकलौता बॉडी है जो क्वासी है। क्वासी का मतलब है ये जुडिशियल चीज़ें भी हैंडल कर लेता है, ये लेजिस्लेटिव यानी लॉ भी बना लेता है, और एग्जीक्यूट करने की बारी आई तो वो भी कर लेता है। यानी 3 थिंग्स दे आर डूइंग टुगेदर, क्वासी जुडिशियल, क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी एग्जीक्यूटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वासी? जस्ट लाइक सेबी कोई कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाया गया बॉडी नहीं है, बट फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा एक्ट करता है लाइक जुडिशियल, लाइक लेजिस्लेटिव एंड लाइक एग्जीक्यूटिव। Okay, moving ahead to RBI. RBI was established on the 1st April 1935. कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग आया? 1934 में एक्ट आया, RBI खुद आया 1935 में। सेंट्रल ऑफिस RBI की इनिशियली कैलकाटा थी, बट वो मुंबई में शिफ्ट करी गई है, ठीक है। RBI जो है, आई थिंक वी ऑल आर क्वाइट अवेयर दैट वो करता धरता है ऑफ द करेंसी एंड रेट्स एंड एवरीथिंग विच आर इश्यूड इन इंडिया। Main functions of RBI, all these topics are there in economics as well. Monetary authority यानी कि रेट्स को डिसाइड करने की अथॉरिटी इसको दी गई है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। कहीं ना कहीं देयर एम इज टू मेंटेन स्टेबिलिटी। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन बहुत ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, उसके बारे में RBI मेहनत करता है। रेगुलेट एंड सुपरवाइज करता है फाइनेंशियल सिस्टम को, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल सिस्टम बनाई गई है, बैंक्स बनाए गए हैं, उन सब का रेगुलेशन भी RBI करता है, ओके। दे मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया एज वेल। हमारे जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन है, जब हम एग्जीक्यूटिव लेवल पे फेमा 1999 पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा दैट वी हैव सो मैनी ट्रांजैक्शंस विच आर गवर्न्ड फुल्ली, होली, सोली बाय वन पर्सन विच इज RBI। इश्यूअर ऑफ करेंसी, आई थिंक द मोस्ट प्रोमिनेंट फंक्शन। हमारे को जितना भी कैश मिलता है वो सब कुछ कहाँ से मिलता है? RBI, ओके। डेवलपमेंट रोल्स भी काफ़ी ज़्यादा है उसके। दे सुपरवाइज द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स ऑल्सो। एफिशिएंट पेमेंट सिस्टम्स इंडिया में डालने की कोशिश करता है, जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन। आज
ऑलमोस्ट अप्रॉक्स पूरा इंडिया डिजिटल ट्रांजैक्शन पे चल चुका है, तो क्या वो प्रमोट करता है नई नई फास्टर चीज़ें? यस। रिलेटेड फंक्शंस भी करता है, बैंकर्स बैंक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है, सो मैनी थिंग्स। ओके, कमिंग टू IBBI, it is a key pillar Insolvency and Bankruptcy Board of India, 1st October 2016 under the code। ठीक है, तो कोड ने बोर्ड को बनाया है। ओके, they consolidate and amend the laws relating to insolvency resolutions of corporate person, partnership firm and individuals। एक यूनिक रेगुलेटर है जो रेगुलेट करता है एक प्रोफेशन एज वेल एज प्रोसेस। एक प्रोफेशन जो है ICSI, वो इंसान एक प्रोसेस को हैंडल करेगा और ये दोनों चीज़ गवर्न होती है अंडर IBBI। उसके पास रेगुलेटरी ओवरसाइट्स है प्रोफेशनल्स के ऊपर, एजेंसीज के ऊपर, एंटिटीज़ के ऊपर, यूटिलिटीज़ के ऊपर। उसको टास्क दिया गया है टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। ओके, it has been designated as the authority under the Companies Act 2000, under the Companies Rule 2017 for regulation and development of profession of valuers in the country। They try to resolve the insolvency issues, okay, gives a birth to a very good profession as well। The last things that we have is NCLT and NCLAT। What is NCLT? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। ये दोनों के दोनों बॉडीज़ जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत आए हैं, NCLT एंड NCLAT। ओके, दिस इज सेक्शन 408 एंड दिस इज 410। कब आए? 1 जून 2016 को आए। ठीक है, अब ये क्यों आए? कंपनीज एक्ट को गवर्न करने के लिए ये दो एक्ट लाए गए हैं। ठीक है, कि अगर किसी ने कुछ गलत किया कंपनीज एक्ट के तहत, किसी ने कुछ ऐसा कुछ कर दिया जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन में गलत माना जाता है, तो उनकी रेगुलेशन करने के लिए NCLT और NCLAT आए हुए हैं। NCLT जो है उसकी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में है। ठीक है, NCLAT जो है वो कौन से केस हैंडल करता है? वो हैंडल करता है NCLT का केस, वो हैंडल करता है CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, पता है वो MCA में अपन ने देखा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट IBC का कोई भी केस रहता है तो डायरेक्टली NCLAT में जाता है। ये दोनों के केसेस इधर से होके नहीं जाते हैं। ठीक है, NCLT NCLAT आर ओनली क्वासी जुडिशियल बॉडीज। वो सिर्फ चीज़ें डिसाइड करते हैं, लॉ थोड़ी बनाते हैं, लॉ ने खुद इनको बनाया है। ठीक है, 408। ओके, प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली, बाकी सारी बेंच यहाँ है। ऑल राइट, NCLAT, ठीक है, ये भी सॉल्व करता है IBC के केस, CCI के केस एंड NCLT के केस। दैट्स अबाउट द चैप्टर। लेट्स गो विद द MCQs सून। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज under the gamut of activities of Niti Aayog? Design policy, foster cooperative federalism, monitoring, evaluation। Can I say all of the above? 4 थी ना, एक लास्ट था थिंक टैंक एंड नॉलेज हब ऑल्सो, बट ये 3 तो है ही उसके गैमेट में। Current vice president of Niti Aayog is dash। Now this is kind of a current affairs of a question more than environment। It's Suman Berry। When was Niti Aayog established? बच्चा लोग, कब आया नीति आयोग? 1 January 2015। 2014-15 was the time when Modi government entered, so definitely we had Niti Aayog established in 2015। Think tank of Government of India that replaced the Planning Commission is dash, definitely it is what? Niti Aayog। The project of Saath of Niti Aayog focuses on which sector? Education and health, no? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इज अफिलिएटेड ऑफिस ऑफ डैश। किसका अफिलिएटेड ऑफिस है? MCA का अफिलिएटेड ऑफिस है। CCI इज अफिलिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? वंस अगेन इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफिलिएटेड विद MCA? SFIO है, CCI है और IICA है। क्या SEBI अफिलिएटेड है विद MCA? नो। Competition Commission is affiliated with MCA. What is the headquarters of MCA located?
headquarters MCA का कहाँ पे है? न्यू दिल्ली. Okay, so MCA and NCLT both are in New Delhi. Which of the following is not an objective of CCI? मैंने आपको अभी अभी समझाया कि CCI में हम प्रमोट करना चाहते हैं कंपटीशन, ठीक है. हम चाहते हैं कि प्रिवेंट करें प्रैक्टिसेस जो एडवर्स इफेक्ट कर रही है कंपटीशन के ऊपर, सस्टेन करें कंपटीशन, प्रोटेक्ट करें इंटरेस्ट. हम रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ ट्रेड कतई नहीं करना चाहते. हम नहीं चाहते कि लोग ट्रेड ना करें, हम चाहते कि बखूबी ट्रेड करें और ट्रेड करें. Consider the following functions. Which of the aforesaid organization performs such a function? Protective, issuers of securities को protect करना, protecting the interest of traders, financial intermediaries, definitely none other than SEBI. Undertaking inspections, conducting inquiries, audit of stock exchange are performed by whom? Stock exchange आते ही एक नाम आता है SEBI. Which of the following is an important function of SEBI? Protect the interest of investors, interest of provident fund, interest of financial creditors के depositors. Naturally, it is A. They want to protect the interest of the investors. Dash is a regulatory body which has the responsibility of Indian capital market, none other than SEBI. Which of the following is not covered under commercial banks? Commercial banks में क्या covered नहीं है? Definitely RBI. ओके, आरबीआई की पहली हेड ऑफिस कहाँ पे थी? कैलकाटा, बट अब मूव हो चुकी है मुंबई. इन इंडिया द डैश इज द एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन दैट रेगुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन द कंट्री. डेफिनेटली नन अदर देन आरबीआई रेगुलेट्स इट. विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई? फिस्कल पॉलिसी, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मॉनेटरी पॉलिसी, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. कौन सी वाली पार्ट उनकी नहीं है? फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि वो गवर्नमेंट बनाती है, इसमें आरबीआई का फंक्शन नहीं है. ओके, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट मतलब रेट्स वगैरह, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन वगैरह, फॉरेन रिजर्व्स को कंट्रोल करना, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन बैंक. हाउ मेनी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सपायरी ऑफ ट्रेजरी बिल्स? वी ऑलवेज हैव 91 days ट्रेजरी बिल और 180. Who is the custodian of nations' foreign exchange reserves? Definitely RBI. Which of the following is not a function of RBI? Issue of currency है, banker to government है, watchdog of unethical competition in the market, no, custodian of nations' foreign exchange reserves, yes. So watchdog, क्योंकि ये किसका काम है? बताओ. CCI. Dash is the interest rate offered by RBI when bank deposits their surplus funds with RBI for short period. बैंक अपना फंड RBI के पास डिपॉजिट रखता है तो RBI कौन से रेट पे उसको इंटरेस्ट देता है? रिवर्स रेपो रेट. When banks invest money in RBI, it is reverse repo rate, and when RBI gives money to the banks, it is at repo rate. RBI usurps the fund of RBI via stipulating dash. किस तरह से वो अपना फंड कहीं ना कहीं असर करता है, थोड़ा सा खींच लेता है? SLR, CRR, your eco concepts, statutory liquidity ratio and cash reserve ratio. Which of the following is paper based mechanism of funds transfer? All of the above. currency paper है, check paper है, bill of exchange भी paper है. Where is the headquarters of IBBI located? And it's New Delhi once again. So it's NCLT, IBBI again, which is in New Delhi, and MCA. The central government has constituted NCLT under 408 of dash. Definitely Indian Companies Act 2013, क्योंकि ये तो 2016 में आया, तो definitely 2013 वाला. It has been constituted under dash act, Companies Act 2013. The principal bench of NCLT is situated at what? New Delhi. Yeah. So it's a very short kind of subject. I mean, there are two papers that you have over here, economics and environment. Okay, both having quite equal weightage. And yeah, you need to be assured that you can have certain concepts from current affairs and economics in the chapter of environments also. So I hope that the video lectures were useful. Meet you all soon at the executive level also. Till then, all the very best, and do your best
and join JK Shah once again for your CS executive batches. Thank you so much. This is Professor Priya Mehta. I meet you all very soon. Thank you.